तो चैंपियंस पिछले वीडियो में जिस तरीके से हमने जाना कि किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी किया जा सकता है जब इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। मतलब अगर ए का ऑर्डर m बाय n है तो b का ऑर्डर भी m बाय n होना चाहिए। अगर यहाँ डिफरेंट ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं तो a और b को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में भी ऐसा नहीं है कि आप किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अगर मैं बात करता हूं ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाय n है तो b जो उससे मल्टीप्लाई हम करना चाह रहे हैं तो उसका ऑर्डर n बाय समथिंग लेट्स से p होना चाहिए। ये n मैंने यहां पर सेम रखे हैं, इसका मतलब कि हमारी पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज ये सेम होने चाहिए, तभी ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ए का ऑर्डर 2/3 है तो बी का ऑर्डर 3 समथिंग, मतलब वो 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो जाए तो ये पॉसिबल होगा। कंडीशन ये है कि जी पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए, और ऐसा होने पर जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स यानी मान लीजिए सी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आती है उसका ऑर्डर क्या होगा जी, ये पहली रो का पहली मैट्रिक्स का 2 और दूसरी मैट्रिक्स का ये वाला 2 ले लिया जाएगा, बीच वाला जो कॉमन है जो इक्वल है उसको आप कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो जाता है। देखेंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, फिलहाल हम बात कर रहे हैं ऑर्डर्स की। ठीक है जी, तो उसी तरीके से अगर मैं कहूं कि यहाँ पर 2/3 था और उसको मैं 3/1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगी जी, ये 3 और 3 कैंसिल कर दीजिए और फाइनल जो ऑर्डर आएगा वो 2/1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 2/3 को 3/3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अगर ए का ऑर्डर 2/3 और बी का ऑर्डर 3/3 है तो जी ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा और फाइनल ऑर्डर जो आएगा वो 2/3 आएगा। आई होप ये एग्जाम्पल से आपको ये क्लैरिटी मिल गई कि जी हमारे पास दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने की कंडीशन क्या है और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा। तो जी इस भाषा में भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए कि ए मैट्रिक्स जो है ए आई जे अगर m बाय n उसका ऑर्डर है और दूसरी मैट्रिक्स बी जिसको हम बी जे के जिसका ऑर्डर n बाय p है, अगर ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए n और n सेम रखे गए हैं, ये n और n सेम है इसीलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और फाइनल जो ऑर्डर बनेगा वो ये वाला m और ये वाला p, ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा। वो सिंबॉलिकली हमने दिखाया है कि ए आई जे, यहाँ पर इसको ए आई जे बोल रहे हैं और इसको बी जे के बोल रहे हैं, तो इसका भी जे और जे हट जाएगा और क्या रह जाएगा, ए का आई और बी का के, यानी सी आई के एलिमेंट को हम डिनोट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे और इस कॉन्सेप्ट पर भी आएंगे, ये क्या लिखा गया है याद रखने का एक तरीका रहेगा, ये समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो मैं सबसे छोटा एग्जाम्पल पहले ले रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स 2 है विच इज 1/1 इसका ऑर्डर है, और एक मैट्रिक्स 5 है जिसका ऑर्डर अगेन 1/1 है। क्योंकि ये नंबर ऑफ कॉलम्स पहले वाली मैट्रिक्स के और दूसरे के नंबर ऑफ रो सेम है तो ये वाला मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और इनका मल्टीप्लाई कैसे होगा जी, मुझे 2 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है, सिंगल एलिमेंट आ जाएगा और ऑर्डर जैसा कि मैंने बताया कि ये 1/1 बच जाएगा, ये 1 और ये वाला 1 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारा ऑर्डर 1/1 यानी सिंगल एलिमेंट ही बच रहा है, 1 एलिमेंट। ओके, इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेते हुए अगर हम समझें कि ये 2 के साथ अब मैंने एक एलिमेंट यहाँ पर 3 और ले लिया, मतलब मैट्रिक्स जो हो गई हमारे पास 2/1 हो गई है, और एक दूसरी मैट्रिक्स में 5/1 ले लेता हूं। ठीक है जी, पहले हमने 1/1 दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की ली थी, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था तो आंसर आ गया सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब मैं बात कर रहा हूं जी 2/1 और इसका क्या ऑर्डर है, 1 रो एंड 2 कॉलम्स, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है जी। और फाइनल रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स अभी मैंने आपको बताया कि जी ये बीच वाले 1 1 कैंसिल हो जाते हैं और जो एक्सट्रीम्स होते हैं यानी 2 और 2, पहली का
रो और दूसरे का कॉलम, ये बन जाती है हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स। यानी यहाँ पर आएंगे वो 4 एलिमेंट्स, ठीक है। वो 4 एलिमेंट्स कैसे आएंगे ये समझिए कि मैं क्या करने वाला हूं जी। ऐसा हम एरो यहाँ पर लगा देंगे समझने के लिए। इनफैक्ट जब प्रेजेंटेशन देंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप एग्जाम में भी, तो ऐसे एरो आप लगा देंगे फॉर दी अंडरस्टैंडिंग एंड मोर ओवर क्लैरिटी और मिस्टेक ना हो। तो कैसे करेंगे जी, क्या करना है आपने, सबसे पहले इस 2 एलिमेंट को, यानी पहली रो के एक एलिमेंट को पहले कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिख देंगे। आप ये जानते हैं ये पोजीशन क्या होती है जी। दिस पोजीशन, हमारे पास 4 एलिमेंट्स आने वाले हैं यहाँ पर। 2 by 2 का मतलब 4 एलिमेंट्स होंगे। तो पहला एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है जी, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि पहली मैट्रिक्स मान लीजिए ए है और दूसरी मैट्रिक्स बी है, तो इसका पहला रो और इस मैट्रिक्स का पहला कॉलम, इनके एलिमेंट्स को हमने मल्टीप्लाई किया और यहां पर लिख दिया। अब ये आप जानते हैं दिस इज फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो तो 2 ही है और सेकंड कॉलम हमारे पास 1 है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा जी, 2/1। अब ये वाली पोजीशन आप जानते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो सेकंड रो यहाँ पर 3 है और फर्स्ट कॉलम 5 है, तो मैं यहाँ पर 3/5, 3 into 5 लिख दूंगा। और अगेन यहाँ पर ये कौन सी है जी, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो 3 है और सेकंड कॉलम 1 है, तो मेरे यहाँ पर 3/1 आ जाएगा। और ये हमने मल्टीप्लाई करके एलिमेंट्स इसके अंदर लिख दिए हैं। एंड दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी इन दिस एग्जाम्पल। तो 2/2 मैट्रिक्स आ गई यहाँ पर। आप बात समझ रहे हैं, ठीक है जी। ओके, थोड़े और एग्जांपल्स लेते हैं, क्लैरिटी मिलेगी। मैं एक बारी और ऐसा ही एक एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर ए बी लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैंने लिख दिया जी सी डी, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या करूंगा, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना जरूरी है क्योंकि इसी पर बेस है हमारे आगे के सारे क्वेश्चंस। इसका ऑर्डर 2/1 है और इसका ऑर्डर 1/2 है। पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन, पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई करके मैं यहां लिख दिया। उसके बाद ये पोजीशन आती है जी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो ए है और सेकंड कॉलम इसके अंदर डी है। यहाँ पर पोजीशन आती है सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो बी है और फर्स्ट कॉलम सी है। उसके बाद सेकंड रो बी है और सेकंड कॉलम डी है। ये बात समझ में आ गई जी, ठीक है। ओके, अब अगर मैं वही बात करूं कि जी हमारे पास इन सिंबॉलिकली, यहाँ पर जो मैं इस कॉन्सेप्ट की एक तरह से याद रखने के तरीके की बात कर रहा हूं, तो यहाँ देखिए यहाँ पर 3 रोज अगर होंगी R1 R2 R3 और यहाँ कॉलम्स हैं C1 C2 C3, तो आप जान रहे हैं इसका ऑर्डर तो हो गया जी 3/1 और इसका ऑर्डर है 1/3। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो बनेगी वो क्या बनेगी, 3/3। यही हमने यहाँ पर बनाई है। और इसमें क्या है जी, 3/3 यानी 9 एलिमेंट्स आएंगे। तो पहला एलिमेंट क्या होगा, R1 और C1। R1 को C1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आ गया। और ये पोजीशन हुई जी R1 को C2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। उसके बाद R1 C3 एंड सो ऑन, 9 एलिमेंट्स हमारे पास आ गए। और इसी तरीके से 4 हो 10 हो, जितने भी एलिमेंट्स हैं हम वो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। बस कंडीशन ये ध्यान रखनी है कि जो पहली मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए। ये बात समझ में आ गई है जी, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। तो पहले का नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज सेम होना चाहिए, तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एग्जाम्पल समझते हैं और ऐसा देखते हैं कि जरूर नहीं है कि यहाँ पर पहली जो मैट्रिक्स है उसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम, 2 कॉलम्स होंगे और यहाँ पर 2 रोज होंगी, तो क्या करेंगे वो समझते हैं। यहाँ देखो जी, अब मैंने एग्जांपल लिया कि ए मैट्रिक्स जो है हमारे पास, मान लीजिए यहाँ पर तो हमने सिंगल कॉलम बनाया था। अब मान लीजिए मेरे पास अगर 2 कॉलम्स होंगे, से दिस वन, ठीक है। एक इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाई, इसका ऑर्डर क्या है जी 3/2। और एक दूसरी मैट्रिक्स बी बना देते हैं जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, आप खुद से बताइए। ये 2 तो चाहिए, मतलब 2 हमें यहाँ पर रोज तो चाहिए, अदरवाइज तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। 2 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, 2 रोज तो यहाँ पर चाहिए। अब वो 2 रोज 3 कॉलम्स हो सकते हैं, ठीक है जी। लेट्स से ये हमने बना दिया, क्लियर है जी। 2 बाय कितना है जी, ये 3 ऑर्डर, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया कि सबसे पहले तो अगर मैं कहूं कि ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास फाइनली इसके अंदर जो मैट्रिक्स बनने वाली है वो कितनी बनने वाली है जी,
दैट बिकम्स हाउ मच, 3/3 विल बी द ऑर्डर। क्लियर है जी। ये 3/2 में 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये हमने बात करी कि ये 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं, ऐसा कैंसिल करके दिखाना नहीं है, हम जस्ट मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो ये 2 और 2 खत्म हो जाएंगे और 3/3 फाइनली हमारी मैट्रिक्स बनेगी। अब वो कैसे करेंगे हम इसको, ये तो आसान था जी। एक एलिमेंट से हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर तो भैया रो में 2 एलिमेंट्स है, तो क्या करेंगे, एरोस तो हम ऐसे ही बना लेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो मुझे दिख रहा है, ऑब्वियसली फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की पोजीशन तो भैया यही होती है, ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम होता है, ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम होता है। तो पहले तो इस रो की बात करते हैं। तो इस फर्स्ट रो के अंदर क्या करना है जी, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करिए आप, यानी 1 को 1 से, और दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करिए, और इन दोनों के बीच में डाल दीजिए आप प्लस का साइन। अब बात समझ रहे हैं मेरी, मैंने क्या बोला जी, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को इस कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है जी। R1C1 जो यहाँ पे भी किया था हमने R1C1। अब क्योंकि वहां पर तो एक एक एलिमेंट था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 एलिमेंट है, तो मैं दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा और पहले वाले पार्ट में ऐड कर दूंगा, तो ये कंप्लीट हमारा R1C1 वाला जो एलिमेंट है वो बन जाएगा। समझ रहे बात। तो अब यहां पर देखिए जी, क्या होना चाहिए, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स तो 1 0 ही है, सेकंड कॉलम 2 0 है, तो जी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा यहाँ पर, आप समझ रहे हैं, ये अब हम इससे 1 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 0 को, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ लिख दूंगा 1 into 2, और 0 को 0 से करा प्लस 0 into 0। क्लियर है जी। उसी तरीके से यहां पर ये क्या हुआ जी, दिस इज फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में भी वैसे ही करना है, तो 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और दोनों को ऐड कर देंगे। अब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, ये सेकंड रो है हमारी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, बिल्कुल वैसा ही करते चले जाना है। अब ये 2 1 को हम 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इंडिविजुअली 2 को पहले 1 से करेंगे तो 2 into 1 आ जाएगा, प्लस 1 into 1 करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। उसी तरह से सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 2 into 2 आ जाएगा, उसके बाद 1 को 0 से करेंगे, प्लस 1 into 0 आ गया। क्लियर है जी। अब आप समझ गए होंगे, 2 को 3 से करना है यहाँ पर मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस करके 1 को 1 से कर देंगे। क्लियर है। उसी तरह से ये थर्ड रो के अंदर भी वही एलिमेंट्स आएंगे कि जी हम 3 1 से अब 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला एलिमेंट 3 और ये पहला एलिमेंट 1, तो 3 into 1 आ गया, प्लस 1 into 1 आ गया यहाँ पर। ठीक है जी। उस 3 1, अब इस 3 1 को 2 0 से करेंगे, तो 3 into 2 प्लस 1 into 0 लिख दिया हमने यहाँ पर। अब ये थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम बचा है, तो 3 को 3 से करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, और सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से, प्लस 1 into 1, एंड दिस विल बी द आंसर। ये तो हम सिंप्लीफाई करना जानते हैं जी। 1 + 0 1 हो गया, 2 + 0 2 हो गया, 3 + 0 3 हो गया, and this becomes 2 + 1 3, this becomes 4 + 0, this will be 6 + 1 7, and this will be 3 + 1 4, this will be 6 + 0, ये हो जाएगी 9 + 1 that is 10, और ये हमारा आंसर बन गया A into B का। क्लियर है जी। इस एग्जाम्पल के अंदर हमने A into B सिंप्लीफाई करा, 3/3 मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है जी। और एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस तो थ्रू आउट मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है, क्लैरिटी हो जाएगी, डोंट वरी। प्रैक्टिस चाहिए ऑफ कोर्स इन क्वेश्चंस के अंदर। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे साथ शुरू से बने हुए हैं, तो हमने मैट्रिसेस की शुरुआत इन्हीं दो इक्वेशन से की थी, जहां मैंने आपको बताया था कि इन कोफिशिएंट्स को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दो, और एक्स वाई वेरिएबल को दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट में, एंड राइट साइड में जो 1 7 है उसको भी एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया था, और हमने समझा था कि इन्हीं को हम मैट्रिसेस बोलते हैं। और वहां पर ये जाना था हमने, मैंने बताया था कि जिस तरीके से इन इक्वेशंस को हमने मैट्रिसेस फॉर्म में लिख दिया है, और अगर हमें इन मैट्रिसेस को वापस इन इक्वेशंस में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। वहां मैंने आपसे एक वादा किया था कि वापस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में इस क्वेश्चन पे आएंगे, और तब जानेंगे कि इन मैट्रिसेस को इन इक्वेशंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब क्योंकि हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ चुके हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं, अगर ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर 2/1 है।
इसका नंबर ऑफ कॉलम्स और इसका नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तो फाइनल मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और ऑर्डर क्या हो जाएगा जी, 2/1 हो जाएगा। एक्सट्रीम्स वाला क्या करा जाता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है और उनको ऐड करके यहाँ पर लिख देना है। क्या हो जाएगा जी, 2x प्लस 5y यहाँ आ जाएगा, और जो नीचे सेकंड रो, उसके बाद सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या रहेगा जी, 1/7। तो राइट साइड में ऑलरेडी है हमारे पास, जिसका ऑर्डर 2/1 है, तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो गई। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस मैं ऑफ कोर्स बोल सकता हूं कि जी पहला एलिमेंट पहले के इक्वल है और दूसरा एलिमेंट जो है वो दूसरे वाले एलिमेंट के इक्वल है। तो आ गए जी हम वापस इन्हीं इक्वेशंस के ऊपर, है ना, बढ़िया कॉन्सेप्ट। ओके, और साथ ही में आपको याद होगा हमने ये भी डिस्कस किया था कि इन दो इक्वेशंस की वैल्यू निकालना, मतलब सॉल्व करना, इनको एक्स और वाई की वैल्यूज निकालना, ये आप बचपन से करते आ रहे हैं और अलग अलग तरीके से इनका आंसर निकाल सकते हैं। और साथ ही में हमने ये बात करी थी, अगर मुझे मैट्रिसेस को यूज करते हुए मैट्रिक्स मेथड से अगर एक्स और वाई निकालना हो, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और हमने बात करी थी कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स जो आपके थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर है एनसीईआरटी के, जब हम इन दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर कर लेंगे तो बाय द एंड हम अगेन इस क्वेश्चन पे आएंगे और तब एक्स और वाई निकालना सीखेंगे। 5 नंबर का ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है जी। तो बने रहो साथियों, इस वादे को भी निभाएंगे जब हम डिटर्मिनेंट्स के पास पहुंचेंगे, एंड में जाकर के इस क्वेश्चन पे अगेन वापस आएंगे। तो अभी फिलहाल करते हैं 3.2 के मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस जो इस पार्ट 2 के अंदर बच गए हैं हमारे पास। आ जाओ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके एक्सरसाइज 3.2 का है, ऑल्दो इसमें से पहले 3 पार्ट्स हम लोग फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने डिस्कस किया। अब बचते हैं ये 2 पार्ट्स जो हमने वहां डिस्कस नहीं किए थे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमने अभी डिस्कस किया है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं इस फोर्थ पार्ट को कर रहा हूं, जिसमें हमें ए और बी इवेल्युएट करना है। तो ए और बी इवेल्युएट करने के लिए हम कंडीशन तो अब जानते ही हैं, ऑब्वियसली इन्होंने पूछा है तो डिफाइन तो हो ही रहा है। डिफाइन क्यों हो रहा है कि अगर मैं देखूं, ये प्रेजेंटेशन भी देखिएगा, अगेन मैंने आपको बताया कि हम लोग इन क्वेश्चंस के अंदर प्रेजेंटेशन पे ध्यान देंगे, बाकी तो कैलकुलेशंस बड़ी आसान होती हैं, उन पे भी ऑब्वियसली फोकस रहना चाहिए। तो ये मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करेंगे जी, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 2/2 है और इसका ऑर्डर भी 2/2 है, तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है ही, क्योंकि ये दोनों सेम है। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा जी, दैट विल बी 2/2 ऑफ कोर्स। ये आप देख रहे हैं मैं ये बड़ी ब्रैकेट क्यों बनाता हूं, बिकॉज मेरे को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके एक्सप्लेन भी करना है, और ऑब्वियसली आपको भी इसी तरीके से लिखना है। मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली माइंड में कैलकुलेट मत कीजिएगा। मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि इन क्वेश्चंस के अंदर आपकी कैलकुलेशन में ही गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं, और उनको आप जितना मिनिमाइज कर सकते हैं वो करिए। क्या करना है जी, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है 2 into 1, एक स्टेप ये जरूर दिखाइए। प्लस करना होता है इसके सेकंड और इसके सेकंड एलिमेंट से, प्लस 4 × 2 ऐसा लिख दिया, ठीक है जी। अब देखिए ऐसे में भी थोड़ी जगह कम बनी, मैं आपको थोड़ा और ओके इसको मैं थोड़ा सा और यहाँ कर देता हूँ सो दैट ये हम साफ साफ लिख पाए। दिस इज 2/2 मैट्रिक्स। ओके, तो ये आप समझ रहे हैं, ये हमने क्या लिखा जी, 4 एलिमेंट्स होने वाले हैं यहाँ पर, 1 एलिमेंट, 2, 3 एंड 4। तो फर्स्ट एलिमेंट होता है जी रो 1 एंड कॉलम 1, तो हमने इसका फर्स्ट रो लिया और इसका कॉलम 1 लिया, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और इसी तरह से अब यहाँ पर फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम होने वाला है, तो 2 into 3 करूंगा पहले मैं, और साथ में ऐड करूंगा मैं 4 into 5 को। ये आ गया जी सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो आपका 3, 2 और 1 - 2 यहाँ पर ये दे रखा है, तो इसको हम 3 into 1 और साथ में 2 into -2 कर देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर सेकंड रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करूंगा रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को, तो 3 into 3 प्लस 2 into 5 आ गया जी। ओके, तो ये आप सिंप्लीफाई तो हम कर ही सकते हैं, एक बार कर लेते हैं। और एक और कॉन्सेप्ट यहाँ समझेंगे अभी हम, देखेगा 2 into ये कितना हो गया जी -8। अगेन मैंने बोला मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं ताकि कहीं भी प्लस माइनस की गलती आप ना करें। ओके, तो ये हमारे पास आ गया जी इसका ए बी की वैल्यू -6, 26 -1 19।
ये हो गया हमारा a इंटू बी। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से एक कॉन्सेप्ट और निकलने वाला है। मैं यहां पर b इंटू ए को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब ये कि इन्हीं मैट्रिसेस को ऑर्डर हम रिवर्स कर रहे हैं और फिर देखते हैं जी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। कैसे करेंगे तो वही है, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो मल्टीप्लाई करने का वही है, बस हमने यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर दिया है। तो मल्टीप्लीकेशन अगर आप जानते हैं नंबर्स में 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 सेम होता है। ठीक है जी, क्या ये मल्टीप्लीकेशन में भी एप्लीकेबल है? ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक कॉन्सेप्ट निकल के आएगा इसमें से। अब मैं क्या कर रहा हूँ जी, अगेन यहाँ पर 2/2 होने वाली है मैट्रिक्स। ठीक है, तो 1 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा जी, 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2। ओके, उसके बाद ये वाली और ये वाली सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो -2 इंटू 2 और प्लस 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3। ओके, अब ये सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो वो हो जाएगा जी -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। क्या आया जी, ये बन गया हमारा 2 प्लस 9, this becomes 4 plus 6, then it is -4 plus 15, this is -8 plus 10। ओके, तो इवैल्यूएट करने पर क्या बन रहा है जी, ये बन रहा है 11 10, दिस इज 11 एंड दिस इज 2। वाह जी वाह, देखिए यहाँ पर ये हमने निकाला था a इंटू बी और ये निकाला है b इंटू ए। क्या ये इक्वल आए हैं? बिल्कुल नहीं आए हैं, मैट्रिसेस तो सेम थी, लेकिन मल्टीप्लाई हमने जब a को b से करा और b को a से करा तो डिफरेंट आंसर्स आए हैं। यहां से निकलता है हमारा एक कॉन्सेप्ट कि जी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती है। प्रॉपर्टीज में अभी पढ़ेंगे कि ए बी और बी ए की मल्टीप्लिकेशन जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 तो दोनों ही 6 आते हैं भैया, लेकिन ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल नहीं होते हैं। कभी कभी हो भी सकते हैं, वो भी एग्जाम्पल देखेंगे। इन जनरल ए को बी से करें या बी को ए से करें तो वो सेम नहीं होता है। ठीक है जी, प्रॉपर्टीज में और डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब देखिए जी, ये अगेन वैसा ही क्वेश्चन है, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। तो ये तो हम कर सकते हैं। चलिए, प्रेजेंटेशन के लिए मैं एक और आपको करके बता देता हूँ। मेरा ये फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है जी, ऑल्दो हमने ABCD वाला एक एग्जाम्पल लेके मैंने आपको बताया था, ये कुछ कुछ वैसा ही है। सिंबल्स की सेंस में गलती नहीं होनी चाहिए, मैंने बताया। अच्छा, ऑर्डर क्या रहेगा जी, ऑब्वियसली यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा हमारा 2/2। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अगेन आई एम रिपीटिंग कि आप ये एरोज जो हैं हमेशा अपने एग्जाम में भी ऐसा जब भी करेंगे प्रैक्टिस कर लीजिए कि ये जब भी प्रैक्टिस करें तो एरो जरूर लगाने हैं, ताकि गलती ना हो कि आपको रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, पहले इसकी रो और इसका कॉलम। तो ए को ए से करा तो ए स्क्वायर आ गया, बी को बी से करा प्लस बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसी तरह से यहां पर क्या हो जाएगा जी, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम है तो ए को बी से करेंगे, माइनस है साथ में तो माइनस ए भी आ गया, और बी को ए से करा प्लस बी ए आ गया, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। चलिए अगले स्टेप पे करेंगे, माइनस बी इंटू ए यहाँ पर आएगा और उसके बाद a इंटू बी यहाँ पर आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा जी। और उसके बाद हम इसको इससे करेंगे तो जी माइनस बी इंटू माइनस बी तो बी स्क्वायर हो गया, और फिर उसके बाद a को a से करा तो प्लस a स्क्वायर आ गया। ओके, अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया जी 0 और ये भी हो गया 0 और ये आ गया जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ही बात है, बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब आप चाहे तो यहीं पर इसको रोक सकते हैं। कभी कभी वेरीफाई करने के लिए ऐसा बोल दिया जाता है जी, वेरीफाई करिए कि क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जी हाँ, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। ये समझ में आया जी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक कॉमन एलिमेंट को जीरो में से तो कॉमन ले ही सकता हूं ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चारों में ही कॉमन है, राइट। जीरो में से तो कुछ भी, मैं इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा वापस तो ये तो जीरो होने वाला है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 1 से करूंगा तो ठीक है जी, तो ये तो हम लिख सकते हैं ऐसा। सो दिस कम्स आउट टू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसा कभी कभी वेरीफाई करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, आप यहां पर छोड़ देंगे ठीक है, बट अच्छा रहेगा अगर वेरीफाई करने नहीं भी आया है तो भी आप ये अगर दिखा देते हैं तो दिस इंडिकेट्स कि आपके कॉन्सेप्ट्स बड़े अच्छे हैं। ठीक है जी, तो आपको टीचर मार्क्स भी बड़े अच्छे दे देगा। ठीक है, ये देखते हुए कि बच्चा बड़ा प्यारा है जी, उसने अच्छी चीज आगे लिख दी है,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, ये वाला पार्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था। तो ऐसा ही हमने एग्जांपल लिया जहां पर R1 R2 R3 और C1 C2 C3 मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये 3/3 एक मैट्रिक्स बन जाएगी इसका रिजल्टेंट ऑब्वियसली, क्योंकि ये 3/1 है और ये 1/3 है, तो जी मल्टीप्लिकेशन तो ऑब्वियसली पॉसिबल है ही, और फाइनल जो रिजल्टेंट आएगा वो 3/3 आएगा। उसी तरह से ये भी आप कर सकते हैं। तो बच्चों इसमें कैलकुलेशंस मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये 2/2 है, ये 2/3 है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा वो हमारा 2/3 आ जाएगा। तो ये आप करेंगे, डू इट योरसेल्फ। ठीक है जी, तो कॉन्सेप्ट हमने कर लिया है, ये प्रैक्टिस तो मैंने करी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस और देखते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हैं वो भी समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब इनमें इसी क्वेश्चन के अगले पार्ट में चलिए ये मैं आपको एक और बता देता हूँ, सो दैट आप एक बारी प्रेजेंटेशन भी देखते जाइए। तो क्योंकि 3/3 का प्रोडक्ट मैंने अभी आपको करके बताया भी नहीं है, ऑल्दो करने का तरीका तो वही रहने वाला है, बट ठीक है, थोड़ा प्रेजेंटेशन भी हो जाती है और एक बारी देखने से आइडिया भी लग जाएगा कि कैसे लिखना है। और अगेन मैंने आपको बताया कि हम हर चीज यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। तो अभी तो मैंने क्या किया, सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये कि ये जो नंबर्स हमने उतारे हैं यहाँ से क्वेश्चन से आंसर करते वक्त, तो जी उनको रीचेक जरूर कर लीजिएगा। पता चले आपने एक नंबर गलत उतार दिया है और जी आप तो मेहनत करके पूरा एंड तक पहुंच गए और गड़बड़ हो गया मामला, एक ही नंबर से गड़बड़ हो जाएगा। कोई भी एक नंबर, कोई भी एक साइन गलत नहीं होना चाहिए जी। अब क्या करना है इसके बाद, मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन जो है उसके लिए एरो लगा देंगे, और ये तो क्लियर हो ही रहा है जी, ये 3/3 इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि जी इसका ऑर्डर 3/3 है, इसका ऑर्डर भी 3/3 है, तो जी ये 3 और 3 कट जाएंगे। अगेन मैंने बताया काट के दिखाने नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो 3/3 बनेगा। ओके, तो 3/3 बनेगा, तो मैंने आपको बताया हमें जगह ज्यादा चाहिए होती है समझने के लिए, समझना क्या दिखाने के लिए, एक्चुअली में प्रेजेंटेशन के लिए। तो क्योंकि मल्टीप्लाई मेरे को ऐसा साइड में रफ में करके यहाँ नहीं लिख देना है, ठीक है, आपको प्रेजेंटेशन दिखानी है जिसकी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो जी क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करा, मैं 2 into 1 डायरेक्टली 2 भी लिख सकता हूँ, बट अगेन मैंने आपको बोला कि गलती मत करिए जी, 3 into 0 तक भी मैं कहूंगा, जब इतना सारे लिख रहे हो तो इसको भी 3 into 0 कर दो। प्लस क्या आ जाएगा जी, 4 into 3 12 हो जाएगा। ठीक है, आई मीन चलिए मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, अभी बाकी एलिमेंट्स को मैं एज इट इज लिख दूंगा ताकि कोई जगह भी नहीं बन पाएगी उतनी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो कितना हो जाएगा जी, ये -6 आएगा, 2 into -3 और 3 into 2 6 हो जाएगा, प्लस 6 कर दिया, 4 into 0 0 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया। उसके बाद सेकंड फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर 5 into 2 10 हो गया जी। उसके बाद 4 3 12 हो गया, प्लस 5 4 20 आ गया। ओके जी, उसके बाद ये वाला सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा जी, अगेन ये प्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया ना ऐसे ही दिखानी है पूरी, एक्चुअली में तो एक स्टेप तो आपको ऐसा दिखाना ही है, एक स्टेप मतलब ये सारे दिखाने की जगह नहीं थी, मैंने इसलिए बना दिया। ये गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, ये आपको ये भी वैसे ही दिखाना है, एक स्टेप मैंने खा लिया बीच में यहाँ पे, तो आपको पूरा दिखाना होगा 3 into -3 सॉरी 3 into 1 देन 4 into 0 और 5 into 3। ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक ही बारी में आपका आंसर आना चाहिए सही, क्योंकि एग्जाम में थोड़ी पता चलेगा आपने सही किया नहीं किया है, वो तो भैया जब नंबर आएंगे तभी पता चलेगा, अरे ये गड़बड़ हो गई। ठीक है जी, तो ये हो गया और बाकी तो ये 0 हो गया। अच्छा, अब उसके बाद 3 into 4 सॉरी 15, 3 into 5 4 into 4 16 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और 5 into 5 को मैं यहाँ 25 लिख रहा हूँ। उसके बाद 4 into 1 यहाँ पर मैं प्रेजेंट भी कर रहा हूँ। ठीक है, जितनी जगह मुझे मिली उतना तो मैं आपको करके दिखा ही रहा हूँ। ओके ओके, तो 6 into 3 यहाँ पर कर दिया है। उसके बाद जी सेकंड को इसको -12 लिख दिया, 5 into 2 इज 10 और तीसरा एलिमेंट तो 0 ही हो रहा है, उसको छोड़ दीजिए। अब उसके बाद हमारे पास इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को 5 से किया भैया, 4 पंजे 20 हो गया यहाँ पे, और 4 पंजे 20 अगेन आ गया यहाँ पर, और जी 6 पंजे 30 हो गया यहाँ पर। गुड है जी, अब हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। दिस इज सिंपल नाउ, दिस इज 2। अगेन मैंने आपको बोला कि जी भैया मैं तो ऐसे ही करूंगा, आपको भी ऐसे ही करना है अगर आप ठीक करना चाहते हो तो। 20 30 40 42 नंबर यहाँ पर आ गया जी, ये हो गया जी 3 + 0 + 15, ये आ गया जी हमारा -1। ये कर लो जी, इतना तो ऐड कर लेंगे, चलो ठीक है जी, ये होता है जी 31 और 31, और ये हो गया जी हमारा 56। ठीक है जी, ये हो गया 4 + 0 + 18। ठीक है, स्टेप्स मत बचाइए, कोई दिक्कत नहीं है जी, गलती नहीं होनी चाहिए, एक ही बारे में आंसर सही आना चाहिए आपका।
क्योंकि आप बार बार थोड़ी वेरीफाई करते रहेंगे, कहीं आपका एक्स वाई जेड वाला क्वेश्चन जब आगे करेंगे एक बड़ा क्वेश्चन, उसके अंदर ही मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ेगी आपको। तो अगर आपने पूरी मेहनत करके और उसके बाद पता चला जी एक कहीं गड़बड़ कर दी है, तो भैया गए आपके 15 मिनट खराब हो गए, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ऐसा। ठीक है, तो ये आपकी कैलकुलेशन जो है इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि एक ही बारी में आपका आंसर सही होना चाहिए। देखिए जी, मैं आपसे बात करते करते कर रहा था, आई होप कि आंसर ठीक है। वेल, तो ठीक ही होगा। ठीक है जी, प्रैक्टिस कर रखी है तो डेफिनेटली गलती तो नहीं होगी ऐसी। तो ये आ गया जी हमारा आंसर ये वाली प्रोडक्ट का। इसी तरीके से ये भी आप निकालिएगा, प्रैक्टिस करिए, इसकी भी प्रैक्टिस करिए, और ऐसे 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको, रिमेंबर दिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो जी, क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंसेप्चुअली भी। हमें एफ एक्स दे रखा है, एक तरह से फंक्शन कह लीजिए, ठीक है ना, मतलब मैट्रिक्स है, इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, शो दैट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। एफ एक्स तो हमें दे रखा है, तो सबसे पहले तो अगर मैं एफ ऑफ वाई लिखूंगा तो भैया क्या बनेगा, वो एक्स की जगह पर वाई लिख दीजिए, बस इतना ही तो फर्क होता है। इनपुट जो है अगर हमारा x ना होकर के y है, ये x है तो x है, x है, x है, x है। अगर x की जगह y लिख दूंगा तो भैया y आ जाएगा, z लिख दूंगा तो यहाँ पर z आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी बात हुई। और जहां पर x नहीं है तो उन एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये तो हो गया जी f ऑफ y। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये प्रूव करना है। आप समझ रहे हैं? तो देखिए जी कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं दोबारा से यहाँ पर एफ एक्स और एफ वाई दोबारा से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ताकि हम मल्टीप्लाई आसानी से कर पाए। और मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि एडिशन में तो इधर इधर लिखा हुआ है तो ऐड करके फटाफट से कर सकते हैं, बट मल्टीप्लाई जब भी करें तो आप ये दोनों मैट्रिसेस के एलिमेंट्स को पूरा प्रॉपर लिखेंगे तरीके से, और एक एक के साथ एक लिखेंगे, एडजेसेंट में लिख करके तभी करेंगे मल्टीप्लाई। ऐसा नहीं कि एक ऊपर एक नीचे लिखी हुई और आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो भैया उसमें चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे गलती होने के। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब भी मल्टीप्लाई करें दो मैट्रिसेस को तो अगल बगल में जरूर लिखें और ऐसे एरोज बनाएं। ठीक है, रेड से बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओके, तो अब क्या करेंगे जी, इनको मल्टीप्लाई करना हम जानते हैं। ठीक है, तो क्या करूंगा, ऑब्वियसली मेरे को मालूम है, क्योंकि ये जगह ऐसी है, तो मैं एक बार देखिएगा, थोड़ा सा आपका लिबर्टी ले रहा हूँ कि जी मैं इनको मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली लिख रहा हूँ cos x। और वैसे भी इसमें मल्टीप्लाई होना क्या है, cos x और cos y तो एज इट इज रहने वाला है। तो cos x और cos y को तो मैं फिलहाल कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, cos x इंटू cos y। और ये कितना हो गया जी, माइनस साइन x इंटू साइन y हो जाएगा, माइनस साइन x इंटू साइन y आ गया। ठीक है, और 0 इंटू 0 तो खत्म हो गया। उसके बाद ये तो फर्स्ट रो, आप समझ रहे हैं हमारा आंसर क्या आने वाला है, अगेन 3/3 आने वाला है। ठीक है जी, तो 3/3 मैट्रिक्स बनेगा। चलिए, तो अब क्या है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम क्या बनेगा, cos x इंटू माइनस साइन वाई, तो माइनस cos x साइन वाई यहां लिखा, और ये साइन x इंटू ये भी माइनस आ गया साइन x इंटू कॉस वाई आ गया जी। और 0 इंटू 0 तो खत्म हो गया। उसके बाद ये 0 0 है तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। cos x को 0 से करा 0, साइन x को 0 से करा 0, 0 को 1 से करा 0, तो भैया यहाँ तो आ गया 0। उसके बाद दूसरी रो पे आ जाइए जी, साइन एक्स को कॉस वाई से करेंगे तो ये आ जाएगा जी साइन एक्स कॉस वाई, और कॉस एक्स को साइन वाई से करेंगे प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, और 0 को 0 से तो 0 खत्म। अब यहाँ पर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करना है, तो साइन एक्स को माइनस साइन वाई से, साइन एक्स को साइन वाई से करा, माइनस बाहर रख दिया हमने, ये आ गया। cos x को cos y से करा तो प्लस cos x इंटू कॉस वाई आ गया जी। और 0 इंटू 0 तो खत्म। उसके बाद अगेन इसमें तो फिर से 0 आ जाएगा पूरा, देखेंगे ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और 0 इंटू 1 भी 0 हो गया। उसके बाद ये तो पूरा 0 0 0, तो भैया ये तो फिर ये भी 0 हो गया पूरा का पूरा, ये वाला एलिमेंट। उसके बाद इधर तो मतलब आप समझ रहे हैं 0 ही आने वाला है। ये 0 0 हो गया, ये 0 इसको 0, ये 1 इसको 0 कर देगा, 0 हो गया। तो ये 0 0 0 0 0 1 इंटू 1, ये 1 बचेगा। ठीक है जी, तो भाव में नहीं जाना है, कहीं भावनाओं में बह करके सारे 0 कर दो। ठीक है, तो ध्यान रखना 0 0 1 था, 0 0 1 था, तो भैया 1 इंटू 1 मिलकर के 1 बन गया। तो ये हमारे एलिमेंट्स आ गए। अच्छा, अब ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ तक पहुंचना है, तो अभी तो आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। तो एक सेकंड में इसको पहले तो भैया थोड़ा छोटा करूं। आप देखिए, ये समझ गए ना आप यहाँ तक? ठीक है, तो मैंने क्या किया जी, इसको तो कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ रहा है जी, हमें प्रूव करना है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई को, आप समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे अब हम,
यहाँ cos x cos y माइनस साइन x साइन y, भैया कुछ याद आता है 11th के फॉर्मूले या भूल गए? cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला होता है, याद है? cos a cos b माइनस साइन a साइन b cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है। उसी तरह से यहाँ पर भैया अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये देखिए माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? cos x साइन y प्लस साइन एक्स कॉस वाई, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ये किसका फॉर्मूला होता है जी? ये होता है साइन ए प्लस बी का। तो माइनस बाहर है, अंदर बन गया ए प्लस बी है तो एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स कुछ भी लिख दीजिए चलेगा। ये जीरो एज इट इज है। ये भैया अगेन यही वाला फॉर्मूला जो ऊपर लगाया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है जी? साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है ये। और उसके बाद ये वाले में क्या है? ये कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी, यही वाला फॉर्मूला। तो ये क्या होता है जी? कॉस एक्स प्लस वाई, सेम फॉर्मूले, इन दोनों में सेम फॉर्मूले, इन दोनों में सेम फॉर्मूले लगे, मतलब साइन ए प्लस बी का और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया हमने सिंपली। ये जीरो और बाकी तो भैया कोई है ही नहीं उसके अंदर कुछ। तो जी ये अगर आप देखें और कंपेयर करें हमारे एफ ऑफ एक्स से, तो मैंने बोला था जी एक्स है तो एक्स है, वाई है तो वाई है, यहाँ पर जेड है तो जेड है, और भैया अगर एक्स प्लस वाई है तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई है। तो अगर आप देखें कि अगर मैं एफ में एक्स प्लस वाई डाल दूं तो क्या बनेगा? कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, यहाँ पर साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस वही, उसके बाद यहाँ पर कॉस एक्स वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई। तो इसका मतलब तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हो गया हमारा, ठीक है जी। तो ये हमें आर एच एस आ गया। एल एच एस से हम शुरू हुए थे, मान लीजिए ये वाला एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई से शुरू हुए थे और हम यहां तक पहुंच गए हैं। यही हमें वेरीफाई करना था, शो करना था। क्लियर है जी? सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करिएगा। बस है क्या, मल्टीप्लिकेशन करा है सिंपल तरीके से, स्टेप बाय स्टेप करा है जी। प्लस माइनस का ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद हमने अपने 11th क्लास के जो फॉर्मूले हमने पढ़े, कॉस ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी, जरूर मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पर उन फॉर्मूलों को, ठीक है जी। रीजनिंग इंपॉर्टेंट होती है, वो करके आपने इसको एफ एक्स प्लस वाई शो कर देना है। दैट्स इट। क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं और क्लियर कर दूं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, खासकर वो बच्चे जो 3.2 एक्सरसाइज का ये वाला पार्ट डायरेक्टली कर रहे हैं, कि सर आप थर्ड क्वेश्चन से सीधा 13th क्वेश्चन पे आ गए, बीच के क्वेश्चंस कहाँ गए? तो बच्चों 3.2 का फर्स्ट पार्ट जो हमने किया उसके अंदर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस जो 3 और 13 के बीच में हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को भी देखिएगा। और मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस के क्वेश्चन हम सारे कर ही रहे हैं, जो और कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं, प्लस क्वेश्चंस देख लेंगे उनसे रिलेटेड। तो चैंपियंस यहां ध्यान देंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं हम। जैसे हमने एडिशन में करा था, यू रिमेंबर ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है, जिसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं जी, ठीक है। ऑर्डर मैटर नहीं करता है। एक हमने उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जिसमें ए प्लस बी को पहले एसोसिएट करके उसमें सी ऐड कर दो, या फिर ए को अलग करके और बी और सी को एसोसिएट करके फिर इनका रिजल्ट निकालो तो सेम आएगा, ठीक है। ऐसे कुछ हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, तो 4 प्रॉपर्टीज हमने वहां पर पढ़ी थी। फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी प्रॉपर्टीज पढ़ी, तो इनको आप साथ में कनेक्ट करके याद रख सकते हैं सारी प्रॉपर्टीज को। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज की, जिसमें सबसे पहले दिखाई दे रहा है जी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। रिमेंबर दिस, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट जो है वो ऐसा नहीं होता है कि ए बी बी ए के इक्वल आ जाए, आ भी सकता है, इन जनरल ये इक्वल नहीं होते हैं। मतलब ये कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव, इट इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है जी। ओके, तो ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। एसोसिएटिव जरूर होता है, जैसे मैंने आपको नाम से बताया कि याद कैसे रख सकते हैं जी। एसोसिएटिव मतलब ए और बी को एक ब्रैकेट के अंदर पहले हम एसोसिएट कर रहे हैं और जो रिजल्ट आ रहा है उसको सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो हमारा एलएचएस आ गया। आरएचएस में हमने क्या किया जी, बी और सी को पहले एक ब्रैकेट में एसोसिएट कर लिया, उनको मल्टीप्लाई किया, फिर जो रिजल्ट आया उसको ए से मल्टीप्लाई करा है, तो ये दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। ये हम चेक करके देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज पे। पहले आइए यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है ना, और ए बी और बी ए भी दोबारा से बता देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे कॉन्सेप्ट की। ये देखिए, ध्यान दीजिए,
कुछ भी एक मैट्रिक्स एट रैंडम मैंने यहाँ पर बना दी है, ए बी और एक सी भी ले लेते हैं बिकॉज सी की भी जरूरत पड़ने वाली है हमें। ओके, तो सी जी क्या ले लेते हैं, 0 1 -2 लेट्स से 3, कुछ भी ले लिया मैंने एट रैंडम। कोई भी मैट्रिक्स का एग्जांपल लेकर के आप ये वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस से हम लोग पहले बात करते हैं जी ए बी की। तो ए बी मल्टीप्लाई करना तो हम भली भांति जान चुके हैं जी, प्रैक्टिस करने की जरूरत है बस। कॉन्सेप्ट तो बहुत ही आसान है, याद रखना है आपने कि जी इसको रो और ये कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। हमने बात करा था कि पहली मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स में ऑर्डर देखा जाता है कि ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे का नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए। तो भैया अगर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर होंगी तो वो मल्टीप्लिकेशन तो हमेशा ही पॉसिबल होने वाली है और उनका आंसर भी वही ऑर्डर की मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो 2 by 2 मैट्रिक्स बनेगी। यहाँ पर एलिमेंट्स क्या आते हैं जी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 5 से, मतलब यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से और सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो जी 0 आ गया और 2 इंटू -1 -2 हो गया ये। देन 3 इंटू 1 3 आ गया जी, 4 इंटू 5 20 हो गया ये, ठीक है। और उसके बाद 3 इंटू 0 0 हो गया है, 4 इंटू -1 इज -4। तो जी हमारे पास आ गया ये 11 -2 23 -4। तो ए और बी निकाल लिया, ए बी का मतलब मल्टीप्लाई कर लिया हमने। एक हम बी ए भी कैलकुलेट कर लेते हैं जी, 105 -1 यहाँ पर लिख दिया। बी ए का मतलब समझ रहे हैं, वैसे तो आप जनरल मल्टीप्लिकेशन में जानते हैं जी, मैं 3 इंटू 4 करूं या 4 इंटू 3 करूं तो आएगा तो 12, लेकिन भैया वो मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता है। ये हमने पहले भी देखा है, एक एग्जांपल लेकर के हम दोबारा से देख रहे हैं यहाँ पर ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाएं। 1 इंटू 1 0 इंटू 0 0 खत्म कर दिया, 1 इंटू 2 2 0 खत्म, तो 2 ही आ गया। 5 इंटू 1 5 -3, तो 5 -3 2 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बच्चों। 5 इंटू 2 10 10 -4 यानी 6। क्या ये इक्वल आए हैं? बिल्कुल भी नहीं है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, कोई भी एग्जाम्पल लेकर के आप बता सकते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए, ऐसा हो सकता है कि जी आपको बोला जाए गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए एंड बी सच मैट्रिसेस जो कि कम्यूटेटिव है, मतलब उनका प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, ऐसा एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो बच्चों कैसे करेंगे? आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। आपसे बोला जा रहा है कि जी ए और बी दो मैट्रिसेस ऐसे एग्जाम्पल बताइए जो कि प्रोडक्ट उनका मल्टीप्लाई करने पर कम्यूटेटिव आएगा। तो बच्चों यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ये वाला ले लेते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल हम ले लेते हैं जी, ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ए इंटू बी कर रहा हूँ। तो ए इंटू बी कितना आ जाएगा जी, 1 0 0 2 करा और बी लिया जी मैंने -1 0 0 5, ठीक है जी। अच्छा, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है जी, मल्टीप्लाई एक स्टेप में हो जाएगा ये। तो 1 इंटू -1 0 इंटू 0, तो 1 इंटू -1 तो -1 आ गया। 1 इंटू 0 0, ये भी, अरे ये तो 0 हो गया। दिस इंटू दिस इज सॉरी, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये खत्म हो गया। तो उसके बाद ये 0 हो गया, 5 इंटू 2 10 हो गया जी। चलिए ए बी तो हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है जी, बी इंटू ए। तो बी इंटू ए के लिए मैंने क्या किया, -1 0 0 5 पहले लिख दिया और उसके बाद ए लिख देता हूँ 1 0 0 2। मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, तो मल्टीप्लाई तो वही कंसेप्ट हो गया हमारा फिर से। अब देखिए -1 इंटू ये 1, -1 इंटू 1 इज 1 और उसके बाद 0 0 तो -1 रह गया। यहाँ पर -1 को 0 से 0, 0 इंटू 2 0 0 आ गया जी। 0 को 1 से 0, 5 को 0 से 0, ये भी 0 आ गया जी। 0 0 हो गया, 5 इंटू 2 10 हो गया। अरे वाह, ये आ गए जी दोनों के दोनों इक्वल। ए बी और बी ए इक्वल आ गए। हमने एग्जाम्पल दे दिया ऐसा जहां पर कि ए और बी का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव आ रहा है। तो बच्चों पॉइंट यहाँ पर ये है कि ऐसे क्या बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं? यस, इनफाइनाइट एग्जाम्पल हम बना सकते हैं यहाँ पर, जहां पर कि ए बी और बी इक्वल हो। डायगोनल मैट्रिक्स याद है जी, डायगोनल मैट्रिसेस, ठीक है। डायगोनल मैट्रिसेस क्या थी, हमने पढ़ी थी टाइप सबसे पहले वीडियो 3.1 के अंदर, कि भैया जहां पर मेन डायगोनल पर नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है उस पर सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। अगर आप ऐसा एग्जांपल लेकर के इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा उनका प्रोडक्ट कम्यूटेटिव आएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इसको याद रखिएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने बोला ए और बी को आप कोई भी ले लीजिए। चलिए एक एग्जांपल लेकर के आप ये ट्राई करिएगा।
खुद से कर लीजिएगा, कितने ही चाहे एग्जाम्पल बना लो। ये वाली मैट्रिक्स और एक ले लेते हैं जी -1 11 0 0, ये वाली मैट्रिक्स A इंटू बी इंटू ए करिएगा, इनका प्रोडक्ट भी सेम आएगा। क्लियर है जी। तो ये एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी स्कूल लेवल पे या इनफैक्ट बोर्ड में भी पूछ सकते हैं कि जी ऐसे दो मैट्रिसेस का एग्जांपल बताइए जिनका प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, तो हमने ऐसा एग्जांपल बता दिया। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं जी अपने सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। तो उसमें ए बी सी तो यही रख लेते हैं, ठीक है, इन्हीं की जरूरत पड़ेगी हमें। ए बी और ए सी भी चाहिए, तो मैं इसमें से जो पार्ट हमें नहीं चाहिए, ए बी तो चाहिए तो ए बी रखता हूँ, ठीक है जी। तो ये हम इसको थोड़ा सा डिलीट मारते हैं। ये बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है जी। तो जी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर ये रख दिया है। ए बी तो हमें चाहिए ना, तो मैंने यहाँ ए बी को तो बचा के रखा। अब हमें एलएचएस में अगर मैं देखूं, सेकंड प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, ए बी इंटू सी करना है। तो पहले तो हमें ए बी इंटू सी करना है, तो ए बी तो हमने कैलकुलेट कर लिया। सी से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं ऐसा लिखूंगा 11 माइनस 2 23 माइनस 4 इंटू सी लिख दिया जी। सी मैट्रिक्स हमने यहाँ पर लिखी हुई है 0 1 माइनस 2 3। ठीक है, अच्छा अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो हम जानते ही हैं, 11 इंटू 0 खत्म, माइनस ये प्लस हो गया, 11 इंटू 1 11 और माइनस 6। बेटा मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका भी टाइम बचाना है। ये वीडियो इन एनी केस वैसे ही बड़ा होने वाला है, इसमें क्वेश्चन थोड़े लेंदी है, तो ध्यान दीजिएगा। आपको प्रैक्टिस करनी है, और ये प्रैक्टिस करनी है कि आपको एक एक टर्म, एक एक एंट्री जो है, एलिमेंट जो है, प्रॉपर एक्सपैंड करके लिख के फिर उसके बाद कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है, ताकि कोई गलती ना हो। ओके, तो 23 0 खत्म हो गया, -4 ये हो गया जी 8। अच्छा 23 तो ये हो गया, -12 हो गया, ये -12, 23 -12 कितना हो गया जी 11 हो गया, ये आ गया जी हमारे पास। चलिए ये हमने इसको साइड में रख दिया। एलएचएस आरएचएस निकालने के लिए हमें ए इंटू बीसी चाहिए। यहाँ ध्यान देंगे, बीसी कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो बीसी के लिए 105 -1 है, और सी के लिए हमारे पास 0 1 -2 3 है जी। मल्टीप्लाई करना है, तो जी हमने एरोज लगा दिए, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 इंटू 0 खत्म, ये भी 0 हो गया। 1 इंटू 1 1 हो गया, 0 खत्म हो गया। 5 इंटू 0 खत्म, ये 2 हो गया जी। यहाँ पर 5 इंटू 5 हो गया, ये -3 है, तो जी हमारे पास आ गया 2। ठीक है जी, ओके। तो अब हमें क्या करना है जी, बीसी को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो आरएचएस क्या है जी हमारे पास, दैट इज ए इंटू बीसी। तो ए कितना है, वापस लिख लेते हैं, 1 2 3 4, और बीसी की वैल्यू जो हमने ऊपर भी निकाली है, यही वाली वैल्यू मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। और अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखते हैं जी एलएचएस आरएचएस इक्वल आते नहीं आते हैं। 1 इंटू 0 खत्म, 2 इंटू 2 4 आ गया, 1 इंटू 1 2 इंटू 2 यानी 1 प्लस 4 इज 5। 3 इंटू 0 खत्म हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 3 एकम 3, 4 दूनी 8, तो जी 8 और 3 11 होता है। हमें तो बढ़िया हो गया, हमारा ये काम आ गया जी। एलएचएस आरएचएस इक्वल हो गए फ्रॉम 1 एंड 2, हेंस द प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। कौन सी प्रॉपर्टी जी, ये तो एडिशन का था, ये वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, होल्ड करती है इन केस ऑफ मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है जी, तो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ये होती है, ठीक है, कम्यूटेटिव नहीं होती इन जनरल, और एसोसिएटिव हमेशा होगी। ओके, तो ये हमने वेरीफाई कर दिया जी। बाकी के ये जो रूल्स हैं, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये भी देख लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। तो ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है। अब आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जी लेफ्ट हैंड साइड में बी प्लस सी को ऐड करेंगे, उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर राइट साइड में ए बी और ए सी करना है आपने। तो ए बी तो हमने अगेन यहाँ पे कर ही रखा है, ए सी और करके दिखाना है। तो ठीक है बच्चों, यहीं पे कर दूं, ये क्लियर हो गया आपको सब? ठीक है, ओके। चलिए तो इसको फिर से हटा देते हैं अभी हम, और ये हमने एसोसिएटेड तो प्रूव कर ही दिया था। अब हम बात कर रहे हैं अगली प्रॉपर्टी, उसका नाम मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। तो एक तो हमें एलएचएस के लिए बी प्लस सी चाहिए पहले, बी प्लस सी, तो ये तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ जी, बी और सी को ऐड कर रहे हैं। तो बी और सी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा जी, 1। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, एडिशन तो नहीं भूल गए ना मल्टीप्लिकेशन करते करते। ठीक है जी, तो ये आ गया जी, हम सिंपली एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया हमने। एलएचएस क्या दिया हुआ है जी, एलएचएस इज ए इंटू बी प्लस सी। तो ए की वैल्यू रखी 1 2 3 4, और इंटू बीसी जो हमने ये ऊपर कैलकुलेट किया 1 1 3 2, मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 1 इंटू 1 1, और 3 दूनी 6 7 हो गया, 1 इंटू 1 2 2 4 5 आ गया,
3 और 12 15 हो गया, 3 और 8 11 हो गया। ठीक है जी, LHS आ गया। क्लियर है जी, थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहे हैं, थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे ये वाले क्वेश्चंस। आप ये प्रैक्टिस खुद से करेंगे, मैं आपको मोटा मोटा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और कर क्या रहे हैं, बहुत ही बच्चों वाला काम कर रहे हैं हम तो। अच्छा, इसमें आप ए बी चाहिए तो ए बी तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। चलिए तो कोई बात नहीं, इसको लिख देता हूँ यहाँ पर 11 23 -2 -4। ठीक है, और क्या करना है जी हमें, एक क्या कैलकुलेट करना है, AC करना है। ठीक है, तो AC करना है तो AC भी कर लेते हैं जी। A इंटू सी कितना है, 1 2 3 4, और C कितना है जी, 0 1 -2 3। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा जी, 1 इंटू 0 खत्म हो गया, 2 -4 हो गया, 1 1 2 3, 6 और 1 7 हो गया, 0 हो गया, -8 आ गया जी। 3 इंटू 1 3, 4 3 12 और 3 15 होता है। तो क्या हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, किसको जी, AB और AC को। राइट साइड में हमें ऐड करना है ना, RHS इज दिस वन। RHS क्या है जी, AB प्लस AC। तो भैया इन दोनों को ऐड कर रहा हूं मैं, इसको, ये वाली मैट्रिक्स को, ये वाली मैट्रिक्स को और ये वाली मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा जी, 11 जब -4 कितना हो गया, 7 हो गया। 7 -2 इज 5, 23 -8 इज 15 होता है जी, -4 + 15 11 होता है जी। आ गया जी, LHS RHS इक्वल हो गए, वेरीफाई हो गई। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी का नाम है जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाम से ही पता चल रहा है, मैंने बोला ना, नाम से आप याद रख लोगे। जैसे कम्यूटेटिव हम बात कर रहे थे कि भी ट्रेवल कर रहा है A से B या B से A। ठीक है, एडिशन में भी बात करी थी कि A से B ट्रेवल कर रहे हैं या B से A, तो कम्यूट कैसे कर रहे हैं, तो उससे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया। एसोसिएशन ब्रैकेट्स के हिसाब से याद रख सकते हो जी, कैसे ब्रैकेट्स बना रहे हैं, चाहे एडिशन में या मल्टीप्लिकेशन में। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या हुआ जी, ये ब्रैकेट ओपनिंग है कि जो मल्टीप्लिकेशन है ये एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है जी, ब्रैकेट ओपनिंग हो गई ना एक तरह से। तो सिंपल हम नंबर्स में भी करते आए हैं, आप जान रहे हैं ना, ये नंबर्स में भी तो करते हैं। x इंटू 2 प्लस लेट्स से y है मेरे पास, तो भैया आप इसको क्या लिखते हो, x मल्टीप्लाई बाय 2 या 2x प्लस x इंटू वाई, ब्रैकेट ओपनिंग, सिंपल। तो वही ब्रैकेट ओपनिंग करिए हमने एक तरह से यहाँ। तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं इसके अंदर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे इसको, दैट मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। तो ये लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसी तरीके से ये वाला भी वही है जी। आप इसको राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट करना बोल सकते हैं कि हम C से राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब भी आंसर सेम आएगा। तो ये हो गई जी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ये भी वेरीफाई हो गई। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ जी एक और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, दैट IA इंटू AI इज इक्वल टू A, ये होता है, इसको भी समझते हैं। चलिए इसके लिए तो कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, तो इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ देखिए जी, A इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ कोई भी मैट्रिक्स, अगेन 1 2 5 7 लेट्स से, और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑफ कोर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगी यहाँ पर, उसका ऑर्डर तो क्या होना चाहिए, अगर मैं इसको 2 by 2 ले रहा हूँ तो भैया इसको तो फिर 2 ऑर्डर का ही होना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं इसको 2 by 2 रख रहा हूँ और इसको मैं 3 by 3 की आइडेंटिटी ले लूँ, नहीं, तो फिर तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना है, सेम ऑर्डर का होना चाहिए। अब अगर मैं A को I से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 2 5 7 को मैं 1 0 0 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पर क्या इम्पैक्ट डालेगी जी A के ऊपर, देखिए 1 इंटू 1 1 हो गया, ये 0 खत्म, 1 रह गया, 1 इंटू 0 खत्म हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया, 5 इंटू 1 5, ये 0 खत्म हो गया, उसके बाद 5 इंटू 0 खत्म, 7 इंटू 1 7। तो भैया ये तो वापस हम A पे आ गए। सिमिलरली जब आप I इंटू A करेंगे, यानी कि I यहाँ रखिए A यहाँ रखिए, वो भी A के इक्वल ही आएगा, वेरीफाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो यहां से निकल के आती है जी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5, जिसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। याद है जी, एडिशन में हमने क्या करा था, एडिशन में हमने करा था A प्लस 0, मतलब 0 मैट्रिक्स इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 0 प्लस A। ठीक है, ये तो कम्यूटेटिव था इसलिए हो गया था। तो
यहां पर हम इसको क्या बोलते थे, एडिटिव आइडेंटिटी, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जो ए की आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर रही है, उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। मतलब कौन सी मैट्रिक्स को हम ऐड करें ए में कि उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं जी, नल मैट्रिक्स। और वो कौन सी, वो क्या होती है नल मैट्रिक्स को हम यहाँ क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। उसी तरह से ए को हम भैया किससे मल्टीप्लाई करें कि उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, वो है जी आई मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर हम ए को मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे राइट से करें चाहे लेफ्ट से करें, आंसर ए ही रहने वाला है। दिस इज कॉल्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको हम बहुत जगह यूज करने वाले हैं, रिमेंबर दिस। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट यहां पर हम ऐड कर सकते हैं, ये आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। आई को भैया आई से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो आई रहने वाला है। मतलब आई की पावर चाहे कितनी हो जाए, आई को आप 2 बारी मल्टीप्लाई कर ले, 10 बारी कर ले, अगर आई की पावर एन है तो वो आई रहने वाला है हमेशा, रिमेंबर दिस। ठीक है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट वैसे ही याद रख सकते हैं कि भैया आई मेट्रिसेस के टर्म्स में 1 है, तो भैया 1 से मल्टीप्लाई करने पे वैसे भी नंबर चेंज नहीं होता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में होता है वैसे ही 1 की पावर जितनी मर्जी हो जाए वो तो 1 ही रहती है। तो उस तरीके से आप दिमाग में रख सकते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ओके, तो अभी हम आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। प्रॉपर्टीज तो हमारी हो गई है, एक प्रॉपर्टी और है, वहां पर अगर आपको ध्यान हो तो हमने एडिटिव इनवर्स की बात करी थी, रिमेंबर दैट। तो उसी तरीके से भैया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होना चाहिए, वो हमारा आएगा फिर आगे। एक टॉपिक 3.4 एक्सरसाइज जब हम करेंगे उसमें हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है जी, तो बने रहो साथ में, पहुंचेंगे यहाँ तक। पहले बीच में 3.3 भी आएगा भैया, ठीक है, उसके बाद 3.4 पे चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और कुछ एक दो चीजें और हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, वो भी देख लेते हैं और खत्म करते हैं इस पार्ट को। अब ये देखो दोस्तों, बड़ा ही सीधा साधा सा क्वेश्चन है जी, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, तो आप देखेंगे ये जो 5 6 -1 7 है, यही 5 6 -1 7 यहाँ लिखा हुआ है, यानी ये ए है और ये सेम मैट्रिक्स है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि शो करिए ए बी और बी ए का प्रोडक्ट डिफरेंट आएगा। ये तुमने अभी भी करा, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, ये प्रोडक्ट जो होता है कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, वो हम वेरीफाई कर सकते हैं। सिमिलरली इसमें भी यही है, ये ए मैट्रिक्स मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये ए यहाँ पे आ गया, यानी बी ए की बात कर रहे हैं, तो ए बी और बी ए इनका प्रोडक्ट तो इक्वल नहीं होता है, ये तो हमने भी देखा ही। ठीक है, और कभी हो भी जाता है, वो एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, मतलब जब हम डायगोनल मैट्रिसेस की बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में, ए बी इक्वल्स टू बी ए का एग्जाम्पल हमने देखा ना। अगर मुझे एग्जाम्पल देने के लिए बोला जाएगा तो मैं डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दे दूंगा। ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, इसी से रिलेटेड अब 2 और इंपॉर्टेंट बातें समझिए। ये क्वेश्चंस तो आप कर ही लेंगे, दीज आर लाइक सिंपल डू इट योरसेल्फ टाइप क्वेश्चंस। अब 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं क्या बता रहा हूं। पहली चीज, ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है, ये जनरल बात हुई। ठीक है, जनरली नहीं होता। इक्वल कब होता है, कुछ कुछ केसेस में हो सकता है। हमने एग्जांपल लिया कि अगर मैं एक डायगोनल मैट्रिक्स को दूसरी डायगोनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों a इंटू बी और b इंटू ए इस केस में इक्वल आ जाएगा। चलिए जी, ये भी समझ लिया। अब एक और पॉइंट समझिए इसमें, वो ये कि ए बी डिफाइन होगा, मतलब a को b से मल्टीप्लाई करा, अब बी ए इक्वल नहीं आएगा या आएगा वो तो एक अलग बात है। ऐसा भी हो सकता है कि भैया b इंटू ए डिफाइन ही ना हो। इक्वल को तो छोड़ो, b इंटू ए डिफाइन ना हो, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन ही पॉसिबल नहीं है ना। कमाल की बात, ऐसा भी हो सकता है। एग्जाम्पल लेके बताता हूं, देखिए मैंने क्या बोला कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, यही वाली ले लेते हैं, चलिए 5 6 -1 7। ठीक है, और बी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। ओके, इस मैट्रिक्स को लिखते हैं जैसे 2 1 3 4, इसके आगे मैंने एक रो, एक कॉलम सॉरी और ऐड कर दिया। क्या मैं इसमें इस पर्टिकुलर केस में a इंटू बी निकाल सकता हूं? देखिए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है ये, और ये 2 इंटू 3 मैट्रिक्स है। ये बात समझ लो कि जी इसका नंबर ऑफ रोज कॉलम्स और बी का नंबर ऑफ रोज सेम है, तो ऑफ कोर्स मैं ए बी को डिफाइन तो कर ही सकता हूं। ये तो हमने पढ़ा। ठीक है जी, कि ए इंटू बी तभी हो सकता है जब पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। तो ये तो हो जाएगा। तो ए बी का ऑर्डर क्या बन जाएगा भैया, जो निकालेंगे ए बी उसका ऑर्डर बनेगा 2/3। बिल्कुल ठीक है जी, हो जाएगा।
क्लियर है? अब इसी एग्जाम्पल में अगर मैं आपको बोलूं कि b इंटू ए डिफाइन करना है मुझे, आप समझ रहे हैं? b इंटू ए अगर मुझे डिफाइन करना है तो भैया b का ऑर्डर क्या है? 2/3, ठीक है, और a का ऑर्डर क्या है जी? 2/2। क्या ये डिफाइन हो पाएगा? ये तो भैया पॉसिबल ही नहीं है, हम इनको मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के तो इक्वल ही नहीं है। तो जी बीए ही डिफाइन नहीं होगा, इक्वल को तो छोड़ ही दो। बात समझ रहे हैं? बीए डिफाइन नहीं हुआ है तो ऐसा भी हो सकता है कि ए इंटू बी पॉसिबल हो और बी इंटू ए पॉसिबल ना हो। रिमेंबर दिस, ठीक है जी। तो ऐसे इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में या अदरवाइज पूछे जा सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट वाली बात हो गई, ठीक है। तो ये आपको क्लैरिटी हो गई इसकी। अब एक और पॉइंट समझिए यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहाँ देखिए, एक मैंने मैट्रिक्स लिया A इज इक्वल टू 0 0 -1 2, और एक मैट्रिक्स में यहां पर ले रहा हूं B विच इज 3 5 0 0, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान दीजिएगा, एमसीक्यू में भी यूज हो सकता है, अदरवाइज बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ पर A इंटू बी निकाल रहा हूँ जी, मल्टीप्लाई करना हम जानते ही है, ठीक है। मैं अगेन इन दोनों मैट्रिसेस को फिर से ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। A इंटू बी कैलकुलेट करना है तो जी हम लोग जानते ही हैं, तो बड़ा सीधा सा कैलकुलेशन हो जाएगा। क्या आएगा जी? फर्स्ट रो एंड ऑब्वियसली ऑर्डर तो 2/2 हो जाएगा, तो फर्स्ट रो इनटू दिस एलिमेंट, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, तो भैया तो जीरो आ गया टोटल, ये भी जीरो हो गया और -1 इंटू जीरो भी जीरो हो गया। अब इसके बाद यहाँ क्या आएगा जी? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, अरे ये भी जीरो हो गया जी। अच्छा, अब इसमें क्या है जी? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 3 0, 2 इंटू 0, अरे ये भी जीरो है। अच्छा, अब 0 इंटू 5 0, 2, अरे ये तो सारे ही जीरो आ गए, कमाल की बात हो गई जी। ये तो आ गया जी जीरो मैट्रिक्स, तो A इंटू बी हमारे पास आया जी जीरो मैट्रिक्स। तो इसमें कमाल की बात क्या है जी, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, देखिए डियर, आप लोग जानते हैं दो नंबर का प्रोडक्ट, रियल नंबर्स में हम आज तक बचपन से पढ़ते आए हैं कि अगर मैं बोलूं दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है, ये कॉन्सेप्ट आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी यूज करते थे, रिमेंबर दैट, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल्स टू जीरो। जब आप बोलते थे तो आप बोलते थे आइदर दिस इज जीरो और दिस इज जीरो। यही तो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं आज तक हम, कि भैया दो नंबर का प्रोडक्ट इंप्लाई करता है कि भैया या तो a जीरो होगा या फिर b जीरो होगा। मतलब इस केस में ये पूरा a या b कुछ मान लीजिए कि दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो तभी होता है जब उनमें से कोई एक जीरो होता है, बट मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता है। आप देख रहे हैं कि A और B दो नॉन जीरो मैट्रिसेस थी हमारे पास, मतलब ये कंप्लीटली जीरो तो नहीं था ना, एक इसमें ये कॉलम जीरो था, इसमें एक रो जीरो थी, लेकिन उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करा तो आंसर जीरो मैट्रिक्स आ गया, है ना कमाल की बात। तो ऐसा हो सकता है मैट्रिसेस में कि जी दो नॉन जीरो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। तो ऐसा अगर एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो भैया याद कैसे करोगे? याद इतना रखना है कि कोई भी एग्जाम्पल ले लेना 2/2 का, ठीक है, उसमें एक यहां पर कॉलम को जीरो कर दो पूरा, यहां कुछ भी लिख देना, सेकंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम पूरा जीरो कर दो और इसमें सेकंड रो को जीरो कर दो, ठीक है जी। ये पूरा जीरो कर दिया हमने और यहां पर इसको पूरे को जीरो कर देना, बस ये ध्यान रख लो। अगर ऐसा करोगे तो ऑब्वियसली आप समझेंगे प्रोडक्ट करने में ये सब कुछ जीरो आएगा ही आएगा मल्टीप्लाई करने पर, समझ बात। तो ये एक एग्जाम्पल, इनफैक्ट ये आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 15 मैंने आपको बताया है, ठीक है। एनसीईआरटी का आपका जो ये है बिल्कुल वही नंबर्स मैंने लिए हैं, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 15 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, ठीक है जी। तो वहां पर भी इसी कॉन्सेप्ट को बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी मजेदार क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज में, वो भी देखते हैं और कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के सेकंड पार्ट को। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा ही प्यारा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं जी? a² - 5a + 6i की वैल्यू निकालनी है और a आपको गिवन है 3/3 मैट्रिक्स। अब इसमें हमें वैल्यू जो तो पुट करनी होंगी a की, a² हम निकाल लेंगे, अभी बताता हूँ कैसे करेंगे। और जो i है, आई तो हम जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इसका ऑर्डर अगर इस क्वेश्चन में नहीं भी लिखा है तो ये अंडरस्टूड है कि बाकी मैट्रिक्स का ऑर्डर, क्योंकि 3/3 है तो इसको हम 3/3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे, ठीक है जी। ओके, नाउ
क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। वी हैव ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू ए, ये तो हम जानते हैं, बेसिक अलजेब्रा का रूल है जी। ए की वैल्यू पुट कर रहा हूं यहाँ पर और दोबारा ए को लिख करके और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। बस केयरफुली रखना है कि आप वैल्यूज उतारने में यहाँ पर गड़बड़ ना करें। एक भी एलिमेंट आपने गलत लिखा तो आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी, तो ये केयरफुली करना है आपको, ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, सिंपल फर्स्ट रो फर्स्ट, तो मैं डायरेक्टली इतना तो लिख ही सकता हूँ, 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 2 0 हो गया, प्लस 1 इंटू 1 1 हो गया। उसके बाद सेकंड रो पे आ जाइए जी, सॉरी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम पे, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू माइनस वन हो गया। उसके बाद जी इसको इससे करना है तो 2 इंटू 1 2 आया हमारा, 0 0 हो गया, अगला एलिमेंट भी 0 हो गया, 1 इंटू 0, ठीक है जी। इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद सेकंड रो पे आ जाइए, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 2 2, उसके बाद 3 इंटू 1 3 हो गया। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, पहला एलिमेंट 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाता है, देन 3 इंटू -1 इज -3। उसके बाद आइए जी आगे, 2 इंटू 1 2 हो गया, फिर 1 इंटू 3 3 हो जाएगा जी। उसके बाद 3 इंटू 0 0 हो गया। थर्ड रो पे आ जाइए, 1 इंटू 2 2 हो गया, -1 इंटू 2 -2, 0 इंटू 1 0, 1 इन, अब सेकंड कॉलम पे आ गए हम, देयर इज 0 -1 और 0। उसके बाद फर्स्ट और थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट कितना आया 1, -1 इंटू 3 -3 हो जाएगा, 0 इंटू 0 0 हो गया जी, ठीक है। तो ये आप अगर लिख देते हैं तो गलती हमारे चांसेस बड़े ही रिड्यूस कर दिए हमने गलती करने के। अब बस इनको ऐड कर लीजिए, तो हम करना जानते हैं। 4 और ये 5 हो गया जी, दूसरा एलिमेंट -1, उसके बाद 2 हो गया, जमा कर रहा हूँ जी मैं और कुछ नहीं कर रहा, 6 3 9 हो गया, -2 आ गया, 5 आ गया, 0 हो गया, दिस इज -1 एंड दिस इज -2। ए स्क्वायर हमने कैलकुलेट कर दिया है। तो जी अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें तो ए स्क्वायर -5a प्लस 6i की वैल्यू निकालने के लिए बोली है। तो क्या करेंगे जी, नाउ ए स्क्वायर -5a प्लस 6i में वैल्यूज पुट कर देंगे। क्या करेंगे जी, 5 9 0 -1 -2 -1, देख रहे हैं जी ऊपर वाली वैल्यूज मैंने सिंपली ये वाली वैल्यूज ए स्क्वायर को ही यहाँ पर उतार दिया। -5 टाइम्स एक बारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है जी, 2 2 1 0 1 -1। अब समझे, वैल्यूज उतारने में कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद प्लस 6i, आई मैंने आपको बता दिया कि हमें कौन सा रखना है जी, ऊपर लिख दिया हमने पहले से, ताकि अगेन इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 3x3 मैट्रिक्स का, मीन 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब हमें करना क्या है जी, अब एक बार ऐसा करते हैं कि ये जो स्केलर है बाहर, इसको अंदर ले जाते हैं, ओके, फिर ऐड कर लेंगे, बस हो गया हमारा आंसर, एक मैट्रिक्स की फॉर्मेट में आ जाएगा ये। तो बस अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ती है कि नंबर्स को बार बार लिखना होता है। तो पता है ना कि क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन क्या है कि ये वाली मेहनत हो जाती है। तो -5 से आप माइनस को अंदर ले जाइए ताकि माइनस बाद में मिस ना हो जाए, ठीक है। तो माइनस को भी साथ में ले चलते हैं अंदर, तो थोड़ा सा ये है कि सीधे सीधे तरीके से हम नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर देंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना, प्लस माइनस का ही ध्यान रखना है, ठीक है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन सही होना चाहिए, तो ये प्लस माइनस की गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और बस अब इस 6 को भी अंदर ले जाइए, तो ये हो गया जी हमारा, ये सारे नंबर्स हमने आपस में स्केलर मल्टीप्लिकेशन से अंदर ले गए नंबर्स को, बस हो गया। अभी तो क्या करना है, हमें ऐड तो करना है, तो ऐड तो भैया हम आराम से कर सकते हैं। 5 - 10 + 6, तो भैया 6 5 11 -10 1 हो गया, ठीक है। अगर आप पूरा अगेन 5 - 10 + 6 एक स्टेप और कर लीजिए और अच्छा हो जाएगा, राइट। -1 + 0 + 0 तो -1 हो गया, छोटे नंबर हैं इसलिए कर रहे हैं सीधे। 2 - 5 + 0, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि नहीं जी यहाँ गड़बड़ होने के चांसेस हैं, तो बच्चों मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें एक स्टेप ये वाला दिखाएं कि एक बार आप 5 - 10 + 6 ये वाली मैट्रिक्स बनाइए यहाँ पर, फिर उसके बाद -1 + 0 + 0, समझ रहे हो, इस तरीके से करके बताइए, ओके, ताकि गलती बिल्कुल ना हो। 9 - 10 + 0, तो 9 - 10 का मतलब -1 होता है जी। -2 - 5 + 6, तो भैया ये तो हो गया -7 + दिस, तो -1 आ गया। 5 - 15, अब क्या है कि ऐसे नंबर्स कई बार करते करते ना आपने ये तो 5 पढ़ लिया, यहाँ पर फिर ये 5 पढ़ लिया, जबकि पढ़ना था -15, इसलिए ये वाला स्टेप करना थोड़ा अच्छा हो जाता है। 5 - 15 इज -10, ठीक है, तो -10 यहाँ पर लिख दिया, ओके। ये बहुत केयरफुली करने वाली चीजें हैं। -5
ये हो गया, ओके। -1 +5 और ये तो है ही नहीं, तो ये हो गया जी 4 और यहाँ -2 और +6 यानी जी 4। ये आ गया जी हमारा आंसर। ये हमसे पूछा था उन्होंने, इसकी वैल्यू निकालनी थी, ये हमने इवैल्यूएट करके बता दिया जी, दिस इज द आंसर। ओके, सो आप देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत आसान है, जरूरत है तो सिर्फ केयरफुल होकर के कैलकुलेशंस करने की, नंबर्स उतारने हैं ठीक ठीक, कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए प्लस माइनस की, कहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन की, तो केयरफुली करेंगे, एक एक स्टेप करेंगे तो हो जाएगा जी। आसान सा चैप्टर है, ठीक है। आगे कुछ 2-4 क्वेश्चंस रह गए, वो भी देख लेते हैं। आ जाओ जी। अब ये देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल 15 की तरह से ही है, इसमें बस थोड़ा एडिशनल क्या पूछ लिया उन्होंने, उन्होंने एक तो ए क्यूब की बात कर ली यहाँ पर, और दूसरा इक्वल टू 0 पहले ही दे दिया। तो भैया ये तो आसान क्वेश्चन हो गया, मैंने बोला ना मैथ्स के अंदर अगर आपको आंसर मालूम हो तो इससे बढ़िया क्या बात हो जाती है जी। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इसको 0 प्रूव करना है, तो आंसर मालूम है, मैं बात समझ रहे, मतलब ये सब कुछ कैलकुलेट करके आपको 0 मैट्रिक्स लेकर के आना है, सीधी सी बात है। अब स्टेप्स तो वही रहने वाले हैं जी। सबसे पहले हम ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, जरूरत है हमें। उसके बाद ए क्यूब की बारी आएगी, तो ए क्यूब कैलकुलेट करने का तरीका क्या रहेगा, बिल्कुल एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट से ए स्क्वायर इंटू ए कर दीजिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एक कॉन्सेप्चुअल बात अगर मैं करूं आपसे, तो ए इंटू ए स्क्वायर करें या ए स्क्वायर इंटू ए करें, ये सेम आता है। ये कम्यूटेटिविटी भी बोल सकते हो, अदरवाइज ये इनफैक्ट कॉन्सेप्ट ये है जी कि ए स्क्वायर को यहाँ पर मैं अगर ऐसा लिखूं, इसको ए लिख दूं, और यहां पर ए इंटू ए स्क्वायर को मैं यहां पर ब्रेक कर दिया ऐसे, तो भैया एक्चुअली में ये क्या है, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था जी एबीसी के अंदर, ठीक है ना, कि पहले ए इंटू बी इंटू सी कर दिया, उसके बाद जी ए को अलग, बी और सी को कंबाइन कर दिया, पहले एसोसिएट कर दिया, तो ये इक्वल होते हैं, तो ये वही कॉन्सेप्ट है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो वैसे भी अगर डिफरेंट हो तो भी होल्ड करती है, या तो वैसे ही तीनों सेम मैट्रिसेस है, तो एसोसिएटिविटी तो होल्ड करेगी करेगी, और उसी वजह से कम्यूटेटिविटी भी होल्ड कर रही है यहाँ पर। वो दिखने के लिए कम्यूटेटिव है, बट इनफैक्ट अंदर से वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगी। तो बात समझ रहे हैं, तो अगर सेम मैट्रिसेस हैं तो भैया ए पार 3 हो 4 हो 5 हो कुछ भी हो, तो किसी भी ऑर्डर में कैसे भी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। ये बात मैंने आपको उस टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बताई थी कि आइडेंटिटी की कुछ भी पावर हो वो आई के इक्वल आती है, आई की पावर n है तो आई आएगा, ठीक है जी। तो ये एक सत्य वचन है, ठीक है जी। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखेंगे, तो ये आप बड़े आसानी से कर सकते हैं इसके अंदर। बस ध्यान ये रखना है कि वैल्यूज निकाल करके केयरफुली आपको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगेन 3x3 होगी, ये वैल्यूज पुट करिए और हमारा आंसर फाइनली जो आएगा वो ये आ जाएगा जी, 3x3 मैट्रिक्स का 0 मैट्रिक्स बनेगा। क्लियर है जी? ओके, अब इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, वो समझते हैं क्या कह रहे हैं उसके अंदर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या चेंज कर दिया है, तो वही मैट्रिक्स इक्वेशन टाइप का ही बना हुआ है कि ए और आई डिफाइन कर दिया उन्होंने पहले, फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i, राइट। अब आपको यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वैसी इक्वेशन बना रखी है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको देखते हैं कैसे करना है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जी ए स्क्वायर की फाइंड कर ले वैल्यू। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी जी, अगेन सिंपल मल्टीप्लीकेशन, 2/2 का तो आसान हो गया, अब तक तो हम बड़े सारे क्वेश्चन कर चुके हैं जी, ठीक है। मतलब मैंने कर लिया है, आपने नहीं करे हैं, ओके, आपने सिर्फ देखा है, तो आपने ये प्रैक्टिस करना है, ओके। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। 3 इंटू 3 9, -2 into 4 -8, 3 into -2 -6, this is +4, 4 into 3 12, then -2 into 4 -8, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -8 +4, भैया कितना आ गया, ये आ गया हमारा 1 -2 4 -4। ये हमने निकाल लिया जी ए स्क्वायर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी दे रखा है, ए भी दे रखा है। नाउ कंसीडर क्या, कंसीडर व्हाट, ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए माइनस 2i। क्या करना है जी, वैल्यूज पुट कर देनी है इसके अंदर। ए स्क्वायर उठा करके what we get, this implies 1 4 -2 -4 equals to k ही तो निकालना है हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जी मैंने पहले तो अभी सिंपली जो हमें वैल्यूज मालूम है वो हमने पुट कर दी है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करना तो जानता ही हूँ, और सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो जाएगा जी, ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वाला कॉन्सेप्ट बन जाएगा। अब सबसे पहले तो आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन से जो बाहर नंबर्स है कौन कौन से, अब देख रहे हैं k और एक -2, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन से पहले तो इनको अंदर ले जाओ, ठीक है।
मैं क्या कर रहा हूँ जी, ये k से इसको हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा, -2 को भी -2 को पूरा अंदर ले जाओ ताकि वो ऐड करना आसान हो जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास देख रहे हैं आप, एक तो मैट्रिक्स आ गई जी ये, और एक ये। ठीक है, अभी इसको ऐड भी कर लेते हैं, राइट साइड वाली को। क्या हो जाएगा जी ऐड करके, 3k - 2, दिस बिकम्स -2k। ठीक है, मैं सिंपली ऐड कर रहा हूँ एलिमेंट्स को, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है। एडिशन 4k - 2k - 2, और लेफ्ट साइड में हमारे पास है 1 4 -2 -4। तो भैया ये तो हो गए 2x2 मैट्रिसेस दोनों। ठीक है, तो इक्वे बाय, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे बाय इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या आ जाएगा जी हमारे पास, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, किसी भी एक को पहले तो इक्वेट कर दो जी। वैसे तो सारे चेक करने चाहिए आपको, मैं अगर यहीं से पहले एलिमेंट को इक्वेट करके के की वैल्यू निकालता हूँ तो कितनी आएगी जी, ये 2 उधर जाएगा, 3/3 1 आ जाएगा जी। अब आपने करना क्या है, ऑफ कोर्स इस वैल्यू को जस्ट बी केयरफुल, वैसे तो आएगा ही आएगा तभी क्वेश्चन बना हुआ है, बट फिर भी आपने करना क्या है जी, बाकी जो नंबर्स है उनमें या तो वैल्यूज पुट कर दो, जैसे -2 मैंने क्या किया, अब पहले एलिमेंट से तो निकाल लिया आंसर, इन दोनों से भी निकाल लो, इससे भी आपके पास k = 1 आ रहा है। ठीक है, और 4 = 4k है, तो यहाँ से भी k = 1 आ रहा है, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो k = 1 आएगा। एक तो आपकी आंसर वेरीफाई भी हो जाएगा, और मतलब ये कंफर्म हो जाएगा जी कि आपने आंसर ठीक निकाला है। और इन दोनों को भी इक्वेट कर दो, -2k - 2 = -4। तो भैया यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 इधर गया, -2/2, तो k = 1 आ रहा है। तो k = 1 ही आ रहा है सब जगह से, तो हमारे पास आंसर जो उन्होंने पूछा वो हमने लिख दिया जी, वी हैव k = 1 बाय यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। सिंपल। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो ये देखो साथियों, अब आया है बहुत ही बढ़िया, मैं अपनी भाषा में बोलूं, बड़ा ही टेस्टी क्वेश्चन है, वन ऑफ दो स्पेशल क्वेश्चंस। टेस्टी है ना, खाने में मजा आता है, खा जाओ पी जाओ, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मतलब 12th बोर्ड में ये कई बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए जी, इसके अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं आपके, काफी सारे क्या मतलब 11th के ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी बेसिकली, तो आपका टेस्ट हो जाएगा। कुछ फॉर्मूले जो 11th में आप पढ़ चुके हैं वो यूज करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए इज दिस मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स दे रखी है, tan α/2 वाला कुछ फंडा इसमें, एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो पहली बात तो आई क्या है जी, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 का मतलब तो ये हो गया। ठीक है जी, शो दैट, ओके, ये हमें एक्सप्रेशन शो करनी है। तो क्वेश्चन पहली बात तो अच्छा है, और दूसरा ये कि आसान है। आसान क्यों है, क्योंकि इसमें हमें एलएचएस और आरएचएस को इक्वेट करना है, मतलब इक्वल प्रूव करना है। तो भैया ऐसे क्वेश्चन तो फ्री के होते हैं, मतलब आपको आंसर मालूम है, हम पहले बात कर चुके हैं, मैथ्स के अंदर अगर आपको आंसर मालूम हो, वेरीफाई प्रूफ इस टाइप के क्वेश्चंस, तो ये फ्री के नंबर होते हैं, आपको करके तो दिखाना है सिर्फ। ठीक है, तो आंसर तो वेरीफाइड हो ही गया कि ये इसके इक्वल आएगा। अब कैसे आएगा वो आप करके बता दो। तो देखिए कैसे करेंगे जी, पहले एलएचएस ले लेते हैं। तो एलएचएस तो सीधा सीधा i + a है जी, तो इसमें हमने i ऐड करना है, तो ये i और ये ऐड हो जाएंगे, तो जी हमारा एलएचएस कितना आ जाएगा, मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, तो एलएचएस में 1 + 0, ठीक है जी, एडिशन याद है, 1 + 0 एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, -tan α/2 और 0 ऐड करेंगे तो -tan α/2, तो यहाँ आ गया tan α/2 + 0, tan α/2 आ गया यहाँ पर। ओके, 1 + 0 1 हो गया, तो एलएचएस तो हमने निकाल के रख दिया साइड में। ठीक है जी, ये तो सीधा सा था। आरएचएस निकालने के लिए हमें दो ब्रैकेट्स चाहिए, दो मैट्रिसेस, मतलब एक ये मैट्रिक्स और एक ये मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहले i - a भी देख लेते हैं। i - a क्या है जी, बिल्कुल यही वाला, दिस माइनस दिस कर देंगे, तो 1 में से 0 गया 1, 0 में से ये गया तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये tan α/2 हो जाएगा। 0 में से ये माइनस करेंगे तो ये -tan α/2 हो जाएगा जी, और ये 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो ये तो हो गया i - a। अच्छा, एक मैट्रिक्स ये हो गया। अब इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करना है, तो अब आप देखिए कि यहाँ पर cos अल्फा sin अल्फा टर्म्स हैं, फंक्शंस दे रखे हैं, और यहाँ tan α/2 है। तो भैया अगर मैं ये मल्टीप्लाई करना होगा ना, मुझे इसको i - a को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। अब अगर मैं वैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो भैया ये तो बड़ा लेंदी हो जाएगा, tan α/2 cos अल्फा, पहली बात तो एंगल्स ही डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो हमें दिमाग में ये आता है, घंटी बजनी चाहिए कि जी cos अल्फा को tan α/2 की टर्म्स में हम लिखना जानते हैं। ठीक है जी, और sin अल्फा को भी लिखना जानते हैं। तो जी ये sin 2a cos 2a
और tan 2a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ, इन तीनों के फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ tan a, ठीक है जी, 2a से a में या a से 2a में कन्वर्जन, हाफ एंगल, डबल एंगल, ये सब पढ़ चुके हैं। तो sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है जी, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, याद आता है ये फॉर्मूला, ठीक है जी। और cos 2a का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो tan 2a का फॉर्मूला मिल जाएगा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है जी। ये तीन बड़े ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आगे भी बहुत यूज करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री तो अच्छे से आनी चाहिए, उसकी फॉर्मूले हम पूरे कैलकुलस में आगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में करने वाले हैं यूज। ओके, तो वेल अभी इस क्वेश्चन के अंदर हमें तीन फॉर्मूले की जरूरत है। अब आप ये देखिएगा इन फॉर्मूलों में ये 2a है तो ये a है, अगर ये अल्फा होगा भैया, यहाँ अल्फा है ना हमारा, तो इसका आधा यानी अल्फा बाय 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर रिलेशन बन जाएगी कुछ हमारी। आप समझे मेरी बात? तो मैं अगर इसको लिखना चाहूं, मैं सिर्फ इस ब्रैकेट की बात कर रहा हूं, इस मैट्रिक्स को अगर लिखूंगा तो क्या बनेगी जी, वो बन जाएगी cos अल्फा की टर्म्स में अगर मैं लिखूंगा तो बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक है जी। और sin अल्फा की जगह पर क्या लिख देंगे हम, 2 tan अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। क्लियर है जी, ये दिखाई दे रहा है साफ साफ। उसी तरीके से यहाँ पर भी इनकी वैल्यू रख दी जाएगी, मैं पूरा लिख के बताऊंगा, ठीक है जी। तो मेरा मतलब ये है कि हम ये एक्सप्रेशन इस तरीके से इसको चेंज कर देंगे। अब पॉइंट ये है कि पूरे क्वेश्चन में tan अल्फा बाय 2 तो आपको बहुत जगह लिखना पड़ जाएगा, तो इसको आसान कैसे बना सकते हैं, तो देखिए आसान बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पुट tan अल्फा बाय 2 एज t, इसको आप t लिख दीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा करना, ताकि बार बार tan अल्फा बाय 2 फिर वो मल्टीप्लाई करने में ना बहुत लेंदी हो जाएगा और कहीं गलती होने के चांसेस बन जाते हैं। अब ये करते रहेंगे तो फिर तो इसी क्वेश्चन में लगे रह जाएंगे, आप बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके। तो tan अल्फा बाय 2 को t पुट कर दीजिए, उसके बाद आप RHS निकालिए। तो RHS क्या आएगा जी, i माइनस ए, ये हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था, ये वाला i माइनस ए देख रहे हैं आप, यस ध्यान दीजिए यहाँ पर इस i माइनस ए में मैं क्या लिख रहा हूँ जी, इसको मैं लिख रहा हूँ 1t, tan अल्फा बाय 2 की जगह मैंने t लिख दिया, और माइनस tan अल्फा बाय 2 को भी t लिख दिया, माइनस t हो गया, और ये 1 एज इट इज। अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, cos अल्फा को मैंने बोला ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इजी हो गया थोड़ा लिखना, ठीक है। साइन अल्फा हो गया माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये बात समझ में आती है, साइन अल्फा। उसी तरह ये वाला साइन अल्फा भी सेम, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, कॉस अल्फा अगेन 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर है जी, ये मैंने यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन को इजी फॉर्म में हमने लिख दिया ताकि हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर पाए। मल्टीप्लाई करना है जी, अब हमें इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन हम जानते हैं, ध्यान दीजिए ये बड़ी केयरफुल कैलकुलेशन केयरफुली करनी होंगी। 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है जी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा तो 1 है, तो भैया कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया ये। उसके बाद दूसरे वाले को दूसरे वाले से, तो जी ये कितना हो जाएगा, 2t स्क्वायर बन जाएगा ऊपर, t इंटू 2t, और नीचे तो जी 1 प्लस टी स्क्वायर है ही हमारे पास। ओके, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूं तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, 1 से कर रहे हैं। t से इसको करेंगे तो जी ये देखिए मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 माइनस टी स्क्वायर ऊपर वाले को, तो t माइनस टी क्यूब हो जाएगा, ये t माइनस टी क्यूब अपॉन t माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया ये। क्लियर है जी, यहां तक जाएंगे। अब नीचे वाला सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस टी से इसको करूंगा तो क्या बनेगा, माइनस टी, माइनस का प्लस हो गया, ध्यान रखिएगा प्लस माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत स्लोली कर रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए, ये 1 बाय टी स्क्वायर आ गया, और इस 1 को इससे करा तो जी यही रहेगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, साफ साफ करके अच्छे से। उसके बाद माइनस टी 1 से इसको करेंगे तो माइनस टी इंटू दिस कितना हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा 2t स्क्वायर हो जाएगा ये ऊपर, और 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। उसके बाद 1 से इसको करेंगे तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो हमने जी पहला काम, ये जंग तो जीत ली कि हमने मल्टीप्लाई कर लिया केयरफुली।
अब क्या करना है जी, अब तो सिंप्लीफाई करना है। आप देखिए कैसे होगी सिंप्लीफिकेशन, एक ही स्टेप के अंदर आप बना सकते हैं इसको। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कर रहा हूँ जी मैं, सब में आप देख रहे हैं 1+t², नीचे डिनोमिनेटर में सारे एलिमेंट्स के एलसीएम लिया जा सकता है, यानी ये 1+t² आ गया, पहला एलिमेंट बोल रहा हूँ। 1+t² नीचे आया, ऊपर क्या बन जाएगा 1 - t² + 2t², 1 - t² + 2t²। तो भैया ये 1+t² हो जाएगा, समझ रहे हैं, 1 - t² + 2t² इज 1+t²। उसी तरह से ये, अच्छा इसको हम कर देते हैं सॉल्व, -2t + t बिकम्स -t, और -t³ अपॉन 1+t²। ये समझ में आ गई बात, ठीक है जी। -2t मतलब नीचे का एलसीएम ले लिया तो ऊपर वाले तो ऐड ही हो जाएंगे ना, नीचे कॉमन है दोनों में, तो -2 + t इज -t t³ ओके। सिमिलरली इसमें क्या होगा, -t + 2t है, इनको ऐड कर लेंगे तो ये बच जाएगा t, और दूसरा बच गया +t³ अपॉन 1+t²। 1+t² तो नीचे सब में कॉमन है ही, ओके। इसमें क्या है 2t² और -t², इनको ऐड कर सकते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 2t² में से t² गया तो t² + 1 यानी 1+t², तो 1+t² अपॉन 1+t²। तो बढ़िया हो गया, अब तो समझ गए होंगे आप, समझदार तो आप सारे हैं, ठीक है जी। तो अब देखिए यहाँ पर भैया ये तो हो गया हमारा 1 कैंसिल हो गया, इसमें क्या बचा, -t कॉमन ले लेता हूं अगर, तो अंदर 1+t² तो बच रहा है, ये सुनो अपॉन 1+t² है, ये भी कट जाएगा अभी अगले स्टेप में। इसमें भी t कॉमन ले लीजिए, अंदर बच गया 1+t² होल डिवाइडेड बाय 1+t², ये भी कट जाएगा, t बच जाएगा, ये बना ही गया। तो अब तो आप समझ गए होंगे जी हमारा आंसर क्या आ गया, 1 - t, ये आ गया t और ये आ गया 1। तो यही तो हमें प्रूव करना था। आप देखेंगे हम वहां तक पहुंच गए हैं जहां पर हमारा एलएचएस क्या था, ये ध्यान दे रहे हैं, ये हमने एलएचएस लिखा हुआ है पहले से भैया, 1 - tan α/2 tan α/2 1, टी को मत भूल जाना कि टी आपने एज्यूम किया है, तो उसको वापस रिप्लेस कर देंगे किससे जी, -tan α/2, और ये आ गया जी tan α/2 और 1। यही तो चाहिए था हमें, एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ गए हमारे, इज दैट फाइन, ये और ये इक्वल हो गए, क्लियर है जी। तो क्वेश्चन बड़ा आसान था, सिर्फ एक तो फॉर्मूले ये वाले पता होने चाहिए आपको, इनको यूज करना है, और साथ में कैलकुलेशंस बड़ी केयरफुली करते चले जाइए। tan α/2 को t पुट कर दीजिए। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं ना, इनको थोड़ा सा याद भी रखा जाता है, प्रैक्टिस करनी होती है इन क्वेश्चंस की, प्रैक्टिस करेंगे तो याद भी हो जाएगा, ठीक है जी। तो हो गया ये टेस्टी क्वेश्चन, बढ़िया, मजा आ गए, ओके। अब यहाँ देखो चैंपियंस, ये एक रियल लाइफ एप्लीकेशन देखते हैं मेट्रिसेस की। क्वेश्चन क्या कहता है जी, अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट एंड द सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमिन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। कैसे डिवाइड करना है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि 30,000 की एक इन्वेस्टमेंट है टोटल, ठीक है जी, इतना फंड है उनके पास, ट्रस्ट के पास, उसको उन्होंने 2 टाइप के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। एक में तो इंटरेस्ट आ रहा है जी 5% और दूसरे में इंटरेस्ट मिल रहा है 7%। वो कह रहे हैं इसको कैसे डिवाइड करें 2 टाइप के बॉन्ड्स में, सच दैट कि फंड के ट्रस्ट फंड जो है उनके पास टोटल इंटरेस्ट जो है वो 1800 का आ जाए, एक पार्ट, दूसरा 2000 है, मतलब एक समझ में आ जाएगा तो दूसरा अपने आप कर लेंगे आप। तो ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1800। ये तो क्वेश्चन वैसे अगर आप देखें बच्चों तो ये एक्चुअली में देखिए 8th 9th का क्वेश्चन हो गया। 30,000 में से अगर आप ये वैसे करें, मैट्रिक्स को भूल जाइए फॉर द टाइम बीइंग, 30,000 में से x रुपीस मान लीजिए ट्रस्ट ने इन्वेस्ट करे वो वाले बॉन्ड में जहां पर 5% का इंटरेस्ट मिलता है। तो 5% इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे इसमें जी आप, 5% ऑफ x यानी कि 5 इंटू x/100 करेंगे, यस। और दूसरा, अगर x रुपीस यहां इन्वेस्ट हुए हैं तो यहां पर कितने इन्वेस्ट होंगे जी, 30,000 माइनस x, ऑब्वियसली। तो 30,000 माइनस x के ऊपर 7% इंटरेस्ट निकालेंगे तो जी वो कितना हो जाएगा, 7/100 ऑफ दिस। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट वो कह रहे हैं जी 1800 रुपया मिलना चाहिए। तो भैया ये तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन हो गया, यहां से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है जी। ये तो हो गया विदाउट मैट्रिसेस।
लेकिन हमें तो बोला गया है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो भले ही आप इसको एज ए वेरिफिकेशन रख लीजिएगा, एक ही लाइन के अंदर आंसर आप निकाल सकते हो इसका, तो एक्स वेरिफिकेशन के लिए रख लीजिएगा इसको साइड में, इस मेथड को। बाकी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से करते हैं, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिसेस बनानी पड़ेंगी। तो जी मुझे एक समझ में आता है कि एक तो हमारी इन्वेस्टमेंट वाली मैट्रिक्स बनेगी, समझ रहे हैं आप। मान लीजिए एक हुआ जो एक्स रुपीज हम लेके चल रहे हैं वो हो जाएगा, और दूसरा 30,000 माइनस एक्स हो जाएगा। तो एक मैट्रिक्स तो हमने बना दी जी ये वाली, समझ रहे हैं, ये हमने जो यहाँ लिखा उसी को मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया कि जी फंड को, ट्रस्ट को इस तरीके से अपने फंड को इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब एक ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करनी है तो ऑब्वियसली मुझे एक और मैट्रिक्स चाहिए यहाँ पर। वो दूसरी मैट्रिक्स क्या होगी, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर इंटरेस्ट वाली ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करना, तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स को हम 5% से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो इंटरेस्ट जो है 5% का एक तो है, और दूसरा क्या है, इसको परसेंटेज लिख दीजिए या 5/100 लिख दीजिए या 0.05 कैसे भी करके लिख दीजिए, अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओके, लेट्स डू इट दिस वे, आप इसको 5/100 लिख दीजिए, ठीक है, सो दैट कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। 5% का मतलब 500 होता है, और दूसरा क्या होगा जी 7/100। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जी मैंने इस मैट्रिक्स को बनाया 1/2 और इसको बनाया 2/1, ऐसा क्यों किया मैंने इसको भी 1/2 क्यों नहीं बनाया, या इसको 2/1 क्यों नहीं बनाया, ये है जानने वाला सवाल। तो बाकी तो हो ही जाएगा, पहले तो आप इसको समझिए। आप ये ध्यान दीजिए कि जी हमें क्वेश्चन में जो दिया गया वो ये कि टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद इंटरेस्ट 1800 रुपीज बनना चाहिए। तो भैया इक्वेशन तो बनाएंगे ना मैट्रिसेस की, मैट्रिक्स को, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर जो है वो 1800 रुपीज आना चाहिए, यानी एक 1/1 मैट्रिक्स बनेगी, राइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल इंटरेस्ट 1800 रुपीज आना चाहिए। दैट मींस ये दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो 1/1 बनना चाहिए। तो मैंने इसीलिए इसको 1/2 और 2/1 रखा, ताकि पहली चीज तो ये मल्टीप्लाई हो पाए। मल्टीप्लाई तो तभी हो पाएंगे ना जब ये 2 और ये 2 सेम होगा, ठीक है। और दूसरा, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये 1/1 बन पाएगा, तो इसके इक्वल आ जाएगा। अगर मैं इसका उल्टा कर देता कि इसको 2/1 लेता और दूसरी वाली को जी 1/2 लेता, मल्टीप्लाई तो हो जाता लेकिन आंसर 2/2 हो जाता। 2/2 तो मेरा आंसर आना ही नहीं चाहिए। आप बात समझ रहे हैं जी। तो इस तरीके से हमने बनाई ये मैट्रिसेस, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसको 1 कॉलम में और इसको एक रो में मत लिख दीजिए, ठीक है। अगर वो लिखते हैं तो फिर इसको पहले लिखिए, इसको बाद में लिखिए, दैट वे यू कैन डू इट। आप मेरी बात समझ रहे हैं। एक्चुअली में आंसर तो हमें 1/1 ही चाहिए, ठीक है। तो इसको हमने इक्वल रख दिया, अब बस ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। तो इस इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यही वाली इक्वेशन बनेगी, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे अगर मैट्रिसेस को, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए जरा, ये देखिए। अभी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। ये क्या आएगा जी, x इंटू 5/100 प्लस करते हैं जी एलिमेंट्स को, ठीक है, 30,000 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 7/100। ये एक मैट्रिक्स बनी हमारी सिंगल 1/1 की, और राइट साइड में 1800 है। तो 1/1 मैट्रिक्स दोनों साइड पे है, तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या मिल गया जी हमें, दोनों एलिमेंट्स इक्वल आ गए हमारे पास। व्हाट वी गेट 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इक्वल्स टू 1800। हो गया जी क्वेश्चन। x तो निकाल लोगे बच्चों इससे बड़ा आसान तरीके से, ठीक है जी, हो जाएगा, निकाल के बता दूं, हो जाएगा जी। ये 5x माइनस 7x मल्टीप्लाई ओपन करूंगा तो 5x माइनस 7x क्या देगा मुझे, -2x देगा। और ये 30,000 इंटू 7 कितना देगा जी, +21 और 4 0, 2,10,000। ओके, और ये 100 एलसीएम लेकर के मैं उधर ले गया, ठीक है जी, एक स्टेप मैंने कर दिया। तो इसको अब इधर ले जाओ, इसको पॉजिटिव कर दो, इस साइड पर ले आओ, तो जी एक ही लाइन का अब रह गया, क्या रह गया, 2x इज इक्वल टू दिस विल बिकम, ये इसमें से माइनस जाएगा तो भाई कितना आ जाएगा, ये 4 0 हटी 3, 30,000 आ गया। अरे वाह, तो ये तो जी सीधा सीधा ये हो गया कि हमारे पास 15,000 आ गया। यानी दोनों फंड्स में हम इक्वल इक्वल इन्वेस्ट करेंगे तो बात बन जाएगी। अपने आंसर को वेरीफाई भी कर लेना। ये 15,000 रुपया पे 5% का इंटरेस्ट कितना आएगा,
5% इसका 750 रुपीज आ जाएगा। और दूसरा 15,000 पे कितना करना है जी हमें? 7%। तो 15,000 पे 7% कितना हो जाएगा जी? 105, 1050। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पे 750 आया, एक पर 1050 आया। भैया टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? 1800 रुपये आ गया। हो गया क्वेश्चन। समझे बात? तो मतलब हमें 15,000 दोनों में इन्वेस्ट करना होगा टू गेट 1800 रुपीज का इंटरेस्ट। उसी तरह से 2000 निकालना होगा, तो भैया यहाँ पर 2000 लेना, बाकी सब तो एज इट इज रहने वाला है। बस तो ये कैलकुलेट हो जाएगा उस केस में भी। समझ गए बात? अब ये वाला क्वेश्चन देखो जी, बिल्कुल 19 की तरह से है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ये आपने खुद करना है, डू इट योरसेल्फ, बहुत इजी। ठीक है जी। इसके बाद 2 एमसीक्यूज रह गए हैं, वो हम देख लेते हैं। ये देखो जी क्या कह रहे हैं दोनों क्वेश्चंस के अंदर, एमसीक्यूज हैं। अज्यूम दैट एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, ओके, 5 मैट्रिसेस दे दिए जिनके ऑर्डर्स हमें दे दिए। ओके, ये एक्स दे रखा है, ये वाई मैट्रिक्स है, एंड दिस वन इज जेड डब्ल्यू एंड पी। ये 5 अलग अलग मैट्रिसेस के उन्होंने हमें ऑर्डर्स बता दिए हैं। ये जी ऑर्डर्स हैं ऐसा मान लो। चूज द करेक्ट आंसर दीज टू। ओके, द रिस्ट्रिक्शंस ऑन एन के एंड पी सो दैट py plus wy will be defined are। ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जी अब इसमें कोई कैलकुलेशंस लंबी चौड़ी तो है ही नहीं। चलिए यहाँ पे कर देते हैं, जगह खूब है हमारे पास। py plus wy की हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए p का जो ऑर्डर है वो क्या है जी? p इंटू के है। ओके, दिस इज p इंटू के। y का ऑर्डर क्या है जी? y का ऑर्डर है जी 3 इंटू के। ओके, तो ये है जी 3 इंटू के। तो पहली बात तो ये डिफाइन तो होना ही चाहिए ना। अगर मेरे को ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करनी है तो भैया एक चीज तो क्लियर है कि k और 3 इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब k इज इक्वल टू 3 यहां से मुझे मिल रहा है। ये बात समझ में आती है जी? p इंटू वाई डिफाइन तभी हो पाएगा जब ये और ये इक्वल होंगे। ओके, अच्छा अब wy की बात कर लेते हैं। तो w का क्या दे रखा है जी हमें? n इंटू 3 दे रखा है, और y का ऑर्डर क्या दे रखा है हमारे पास? y इज 3 इंटू के। तो ये तो वैसे ही डिफाइन हो रहा है जी, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। और मल्टीप्लाई होने के बाद ये 3 3 सेम ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो n इंटू के आएगा इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब अगर ये n इंटू के आ रहा है भैया, तो पी वाई क्या आना चाहिए? वो भी n इंटू के होना चाहिए। और हमारे पास क्या आ रहा है? वो p इंटू के। ठीक है ना, ये तो बराबर हो गई, k की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है, वो तो कर दिया हमने। अब p इंटू के होगा इसका रिजल्टेंट। तो p इंटू के अगर रिजल्टेंट होगा, तो भैया पहली चीज अगर मैं इसको ऐड कर रहा हूं इन दोनों मैट्रिसेस को, तो ये दोनों भी सेम होने चाहिए, ऑर्डर्स पूरे सेम होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि p की वैल्यू n के, k तो इक्वल है ही, ये दोनों ऑर्डर सेम होंगे भैया तभी हम ऐड कर पाएंगे। ये बात हम शुरू से जान रहे हैं कि दो मैट्रिसेस को ऐड करने की कंडीशन तो यही है कि उनके ऑर्डर्स सेम होने चाहिए। तो हमने एडिशन की कंडीशन पढ़ी ऑर्डर्स की, और मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन पढ़ी, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन भी लगा दी, एडिशन की कंडीशन लगा रहे हैं। तो वहां से क्या निकल के आ रहा है कि p और n इक्वल होने चाहिए। तो p और n इक्वल होने चाहिए और k की वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो उन्होंने पूछा रिस्ट्रिक्शन बताओ जी इनके ऊपर क्या लगेगी। तो हमें दिखाई दे रहा है जी पहला पार्ट ही हमारा आंसर आ गया। बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट क्या है जी? वो भी कुछ ऐसा ही है, बहुत ही आसान। देखिए n इक्वल्स टू p, वो बोल रहे हैं अगर हो देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। ठीक है जी, तो x का ऑर्डर क्या है हमारे पास? 2/n। z का ऑर्डर क्या है जी? 2/p। भैया माइनस कर रहे हैं तो माइनस की कंडीशन भी वही होती है जो प्लस की कंडीशन। क्या कंडीशन? कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब n और p इक्वल होंगे। n और p तो इक्वल दे ही रखे हैं हमें पहले से, n और p तो उन्होंने बोला पहले इक्वल है। तो ऑर्डर पूछ रहे हैं, तो ऑर्डर क्या होगा जी? ऑर्डर या तो 2 इंटू n होगा, 2/n होगा, या 2/p होगा। कहीं दिख रहा है आपको 2/n? 2/n यहाँ दिख रहा है जी। तो 2/n या फिर अगर 2/p बोला हो तो उन्होंने, तो ये दोनों ही ठीक होते हैं हमारे आंसर्स। अब 2/p तो यहाँ दे नहीं रखा है, तो 2/n दे रखा है, सो b बिकम्स द आंसर। इज दिस क्लियर बच्चों? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो ये वाले क्वेश्चंस बड़े आसानी से आप कर पाएंगे। तो ये देखो चैंपियंस, हम लोग ने मैट्रिसेस की शुरुआत कॉन्सेप्ट से करते हुए 3.1 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कवर कर लिया था, और उसके बाद 3.2 में ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस से एडिशन मल्टीप्लिकेशन समझते हुए अभी इस वीडियो में 3.2 हमने कंप्लीट कर लिया है 2 पार्ट्स में। ठीक है जी, बड़ा टॉपिक था तो इसलिए 2 पार्ट्स में कवर करना पड़ा। और इसके बाद बारी आती है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, जो कि हम नेक्स्ट
वीडियो यानी 3.3 के अंदर कवर कर लेंगे। और उसके बाद इन्वर्टिबल मैट्रिसेस 3.4 में कवर हो जाएगा। साथ में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कवर कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट होगा। देन उसके बाद बारी आती है जी डिटर्मिनेंट्स की। तो साथ बने रहो और समझते जाते हैं टॉपिक्स को बड़ी आसान तरीके से। ठीक है जी, तो अगली स्क्रीन पे आपको 3.3 जो अगला वीडियो है उसका लिंक भी मिल जाएगा। और इससे पिछला वीडियो जो 3.2 का फर्स्ट पार्ट है, अगर आपने वो मिस कर दिया तो उसका लिंक भी आपको अगली स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो आ जाओ दोस्तों, मैं आपको वहीं मिलूंगा।